back. My name is Shantanu Bhandari. Welcome you all to the chapter number 1 and this is the part number 2. I think इससे पहले part 1 and introduction आप देख चुके होंगे and as I said this is chapter number 1. इस chapter में we are like in general talking about judicial and administrative framework. So जैसे कि हमने last part में बात करी थी कि ये जो chapter है ये focus करता है बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट्री इश्यूज पे एंड देन डेलीगेशंस पे. इवन फर्स्ट जो हमारा पार्ट था वो तो इवन डेलीगेशन पे ही पूरा का पूरा रिलेटेड था. एंड देन इन दैट पर्टिकुलर पार्ट वी आल्सो डिस्कस्ड एज टू जो कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चलता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करी थी. इसको आज जब हम अब स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 उसी को फर्दर कंटिन्यू भी करेंगे. जो बात मैंने प्रीवियस क्लास में करी थी जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये सारी चीजें आई सपोज जहां जरूरत थी वहां आपने नोट्स के तौर पे बना लिया होगा बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं. जो कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप कोई वीडियोस पूरी नहीं देख सकते किसी भी सब्जेक्ट की, तो थोड़े बहुत नोट्स बनाते रहेंगे तो आई एम श्योर वो आपको हेल्प करेगा. आई सपोज उसके बाद हमने ये भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि ट्राइब्यूनल जो हैं वो किस तरीके के होते हैं और कौन सा ट्राइब्यूनल कौन से एरिया तक रिलेटेड है या उसका स्कोप जो है वो कहाँ तक है. ये सारी बात हमने यहाँ पे करी है. आज हम टाइप्स ऑफ कोर्ट से स्टार्ट करेंगे, देर आफ्टर आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वहां पे कि जो कोर्ट है उसके अंदर जब सबसे पहले केस फाइल होता है तो किस किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं. फिर विल डिस्कस अबाउट रिविजन, रिव्यू, रेफरेंस, ये क्या होता है. क्योंकि देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं जो नोट्स आपके सामने, द मेन यूएसपी फॉर दिस नोट्स इज ना कि सिर्फ ये ड्राफ्टिंग का जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है उसको कवर करते हैं, बट इसके अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट है. एक्स्ट्रा इन द सेंस अननेसेसरी नहीं, एक्स्ट्रा इन द सेंस वो कंटेंट है जो एग्जामिनेशन में आता है या स्कैनर्स में मेंशन है, बट बहुत सारी जगहों पे आपको जो नोट्स मिलते हैं वो उतने अपडेटेड नहीं होते हैं. बट क्योंकि मैं तो न्यू सिलेबस के बेसिस पे ड्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ स्पेशली इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये ओल्ड में तो है ही नहीं, तो वहां पे हमने पूरी कोशिश करी है. अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूं कि हमने पूरी कोशिश करी है कि स्टूडेंट अगर ये नोट्स पढ़ ले सो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर एनीबॉडी. आप देखिए यहाँ पे अपील, रिव्यू, सीपीसी के बेसिस पे हमने बात करी है. फिर अपील एंड रिवीजन को चार्ट वाइज तरीके से बताया है, रिव्यू एंड रिवीजन को चार्ट वाइज तरीके से बताया है. तो इन द एंड ऑफ द डे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने नोट्स पढ़ लिए, बिकॉज दैट विल बी काइंड ऑफ सफिशिएंट. और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये बात आपसे करी है कि जब जैसे हम ड्राफ्टिंग के एरिया पे पहुंचेंगे, बिकॉज अभी तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग इन जनरल है ना कि किस तरीके से क्या चीज होती है. वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मेथड और द प्रोसीजर. पर जैसे ही हम ड्राफ्टिंग एरिया पे आएंगे, जो अलग बात है मेरे लेक्चर्स में जो होने वाली है, जो मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में तो कहीं नहीं होती है, वो ये कि जो आप ड्राफ्ट करेंगे उसका कुछ ऐसा पार्ट होगा जो मैं आपको कहूंगा कि ये आप खुद लिखिए. जब मैं कह रहा हूँ कि आपको खुद लिखने की बात है तो ये नहीं होने वाला, पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा और पूरा कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है. एक बार जब हम इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि आप खुद लिख पा रहे हैं या खुद लिखने की कैपेसिटी रखते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखें. जो टॉपिक मैं आपको बताऊं, जो भी करंट टॉपिक होंगे उस समय के बेसिस पे वो आप लिखें और अपना जो ड्राफ्ट है जो आपने लिखा है वो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करें. इससे दो फायदे होंगे. एक तो ये कि जो बहुत बार हम सुनते हैं कि टेस्ट सीरीज लोग करते हैं जिससे कि पता चल सके कि भाई वो कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज अलग से करने की जरूरत नहीं है. लाइव इन्वायरमेंट में जब हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा और टेस्ट क्या हो सकता है कि जब हम पढ़ रहे हैं उसी समय हमें पता चल रहा है कि हमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है. जबकि बाकी जगहों पे क्या होता है, कोई आप देख रहे हैं क्लासेस आपको कोई पढ़ा रहा है, भले एक्सवाइजेड कोई भी हो, और जो पढ़ा रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन बेसिस पे वो आपको कह रहा है कि लिखने के लिए समझा दिया, बट लिखना आपको ही है. तो आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे बहुत बार अगर स्टूडेंट उनसे डिस्कस ना कर पाए या मे बी ऐसी कोई फैसिलिटी ना हो तो पता नहीं चल पाएगा जो हम लिख रहे हैं वो क्या सही है और कितना गलत है. और ये अगर पता चलेगा तो 25 फरवरी या 25 अगस्त को पता चलेगा, जो कि काफी लेट हो चुका होगा. तो आई एम श्योर ये बात आपको समझ में आई होगी. आइए अब हम स्टार्ट करते हैं. जो बात मैंने अभी करी वो भी बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं. तो लिखा है सबसे पहले जो आज का इस चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 का सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज टाइप ऑफ कोर्ट्स. इसमें कोई दो राय नहीं, और आई थिंक हम ये बात सब समझते हैं कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट अवेलेबल इन इंडिया. लाइक वी हैव, अगर हम एकदम ऊपर से स्टार्ट करें, लाइक द हाईएस्ट कोर्ट और द एपेक्स कोर्ट, इट इज कॉल्ड एज सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट पे आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स आ जाते हैं, यहीं पे सिविल एंड क्रिमिनल का भी बंटवारा हो जाता है ना. तो इसी बेसिस पे जो जुडिशरी हायरार्की है वो बटा हुआ है. इसमें इसके सबसे एंड में कहीं ना कहीं लोक अदालत भी आ सकती है. तो इस तरीके से कुछ हो सकता है कि हाई कोर्ट आ सकता है,
फिर यू हैव लाइक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, आप चाहे एक साथ लिख सकते हैं उसको। देयर आफ्टर यू हैव लोक अदालत। तो ये एक तरीके का हायरार्की स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे जो कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं वो एक से दूसरे कोर्ट्स में जाते हैं। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि अगर एक कोर्ट के डिसीजन से हम अग्रीव्ड हैं या हमें लगता है कि पूरी बात हमारी जो है वो नहीं सुनी गई है, सो वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि हम हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। बट अपील फाइल करना कोई हमारा राइट नहीं है, ये डिपेंड करेगा जिस चीज के लिए हम अपील फाइल करना चाहते हैं वो एक्ट हमें अलाउ भी करता है कि अपील फाइल करने के लिए या नहीं करता। और अपील अगर फाइल होती है तो ये भी समझना हमें पड़ेगा कि अलग अलग डेज की लिमिटेशंस होती है, उसी के अंदर हमें अपील फाइल करनी है। नहीं तो वही बात जो शायद आज तक आप काफी बार सुनते आए हैं कि लिमिटेड जो टाइम पीरियड है दैट इज 30 days or 60 days, it can be extended on the reasonable cause being shown. Now what is reasonable? It will always and always depend on the fact and situation of each case. तो आइए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या लिखा है और उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए, broadly speaking there are two types of courts, civil and criminal. The civil court deals with the matters of civil nature, मतलब कौन से matters हो गए, as an example के तौर पे कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हो गया जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दो भाई हैं या कोई रिलेटिव है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो गया तो वो किसके अंदर आ गया, सिविल के अंदर आ गया। Whereas criminal court deals with the criminal matters, तो कोई भी थेफ्ट है, रॉबरी है, डेकॉइट है, ये सारी की सारी चीजें क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। The normal trend of the judiciary system is to start any general dispute in the lower court and then escalate it to the higher court. The judgment can be challenged in the higher court if the parties to the case are not satisfied. The process of escalation is systematic. देखिए, जब हम ये बात करते हैं, जो मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता भी चुका हूँ जस्ट टू क्रिएट अ बैकग्राउंड कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है कि ऐसा नहीं होता कि कोई केस सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट हो, फिर वो हाई कोर्ट पे आए, फिर वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन पे आए। इट इज नॉट लाइक दैट, बट इट इज जस्ट द अपोजिट। सबसे पहले जो केस स्टार्ट होगा वो लोअर लेवल से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो और एडवांस लेवल पे जाएगा। फिर अगर आपने सुना होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये बात आपने शायद सुनी होगी, इसके बेसिस पे वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। हाउएवर बहुत बार होता है कि अब अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी है, ये लिखा नहीं है, ये आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं बात कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एक तो ये प्रोसीजर है, दूसरा ये है कि अगर जो हाई कोर्ट है उसमें हम केस हार गए और अब हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट में हमें केस फाइल करना है तो हमें सुप्रीम कोर्ट से एक सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई ये वाला केस जो है ये फिट एंड प्रॉपर है सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होने के लिए। इसको अलग अलग तरीके से भी इंटरप्रेट किया जाता है, बट जनरली व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि कोर्ट्स के पास बहुत हद तक अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं कि भले हमारा जो केस है वो नहीं अलाउड है अपील करने के लिए या नहीं अलाउड है एक तरीके से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, बट अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो हाई कोर्ट को बाईपास करके खुद भी इस केस को डिस्कस कर सकता है। इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केस। साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो भी प्रोसीजर होगा, एक्सक्लेशन मतलब क्या कि कहाँ से कहाँ आगे जाएंगे, जैसे किस लोअर कोर्ट से फिर किस कोर्ट पे आएंगे। आप समझते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट का जो कोई और सुपीरियर होगा, जैसे कि इस केस में लोक अदालत से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट का जो सीनियर है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ये एक प्रोसीजर होगा जो हमें फॉलो करना होगा जिसके बेसिस पे जो जजमेंट्स हैं वो दिए जाएंगे। इवन हमने एक आपने सुना होगा एक चीज होती है कंटेम्प्ट टू कोर्ट, है ना। बहुत बार जो वकील होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, उन पे कंटेम्प्ट टू कोर्ट का मुकदमा चलता है जनरली, और लोगों में भी चल सकता है जो कि केस एक दूसरे पे फाइल कर रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी ऐसी बात करते हैं जिससे कि कोर्ट का समय खराब होता है, कोर्ट की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, कोर्ट को आप मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं, तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट का जो एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ये बात मैं इसलिए आपको यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे, मैंने कहा ना स्कैनर हम डिस्कस करेंगे, वहां पे हम ये बात करेंगे कि वहां पे लिखा गया साफ साफ कि अगर आप अननेसेसरली आप जानते हैं सारी बात कि ये जो केस है ये लोअर कोर्ट से स्टार्ट होना चाहिए और अननेसेसरी आप हायर कोर्ट में इसको फाइल कर रहे हैं, तो पहली बात तो वो अलाउड नहीं होगा और कोर्ट का हायर कोर्ट का समय डेफिनेटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका समय खराब करने के लिए जो भी बंदा है जिसने ये केस जानबूझ के हायर कोर्ट में फाइल किया जबकि ये लोअर में हो सकता था, कंटेम्प्ट टू कोर्ट का मुकदमा या मामला उस पर चल सकता है। तो ये अभी सब चीजें हैं जो कि कोर्ट की स्ट्रक्चर या हायरार्की को अलग अलग तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात करती हैं और बार बार यही बताया जाता है कि जो भी आप स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, जिस भी स्ट्रक्चर में आप फॉलो कर रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक होना चाहिए और उसके बेसिस पे आपका केस आगे बढ़ेगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि वो एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, कोर्ट ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है।
जो भी सुप्रीम कोर्ट चाहेगा एक्चुअली वो सारे के सारे डिसीजन लोअर कोर्ट को मानने ही मानने होंगे, वेदर दे अग्रीड और नॉट अग्री। इसमें एक चीज होती है, आपको अगर याद हो, प्रेसिडेंट्स करके होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो एक तरीके का ऑथोरेटिव प्रेसिडेंट है, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको मानना ही मानना है, चाहे वो अग्री करें या ना करें, क्योंकि ये डिसीजन किसका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये भी बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर कोई एक जज केस डिसाइड कर रहा है और दो कर रहे हैं और दो से ज्यादा कर रहे हैं, तो इन सब में फर्क है, वेटेज का फर्क है। अगर एक कोई जज केस डिसाइड कर रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट बेंच, है ना, तो स्मॉलेस्ट बेंच आप इसको लिख सकते हैं। दो जज डिसाइड कर रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ डिविजनल बेंच। और दो से ज्यादा मतलब 2.5 तो नहीं हो सकते, तो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो एनीथिंग अबव 2 विल बी कॉल्ड एज एन फुल बेंच। जो फुल बेंच के डिसीजन है डेफिनेटली वो स्मॉल एंड डिविजनल पे एप्लीकेबल होंगे। तो ये एक तरीके का हायरार्की स्ट्रक्चर है, ना कि एक से दूसरे कोर्ट में भी, बट कोर्ट के अंदर ही। मान लीजिए कि हाई कोर्ट के किसी एक जज ने डिसीजन दिया और जो हाई कोर्ट की फुल बेंच है उसने एक जज के डिसीजन को चेंज कर दिया, तो डेफिनेटली वो ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन जितने ज्यादा जजेस होते हैं उतनी ज्यादा जो पावर है, एक तरीके से ऑथोरेटिव है, अथॉरिटी है, वो बढ़ जाती है। उसके बेसिस पे डिसीजन को चेंज भी किया जा सकता है। तो लिखा सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एक्सक्लूसिवली टू हियर द केसेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन द स्टेट्स। Advisory jurisdiction, the Supreme Court has the option to report its opinion to the President about any question of public importance referred to it by the President. तो देखिए, जब भी कोई ऐसी हम बात करते हैं, कोई ऐसा मैटर है जो कि सुप्रीम कोर्ट की अटेंशन डिजर्व करता है, आप देखते हैं आए दिन सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल होती हैं, रिट्स वगैरह फाइल होती हैं, आर्टिकल 32 और 226 के अंदर हाई कोर्ट में भी होती हैं। तो ऐसे कोई भी चीज जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से ज्यादा कंसर्न करती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का राइट रखती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, देयर इज ऑलवेज अ सिस्टमैटिक अप्रोच जो हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे और उसके बेसिस पे जो केस है वो प्रोग्रेस करेंगे। आपको अगर याद हो, आपने शायद पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जनरली वो कोई चेंज नहीं कर सकता, दिस इज लाइक 100% ट्रूथ, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज डिसाइड कर दी तो कोई चेंज नहीं कर सकता कोर्ट, की बिल्कुल बात सही है, पर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उन चीजों में चेंजेस वो ला सकता है। फॉर एन एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसे कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप समझते हैं एक चीज होती है कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ की पनिशमेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डेथ की पनिशमेंट दी है और मर्सी पेटिशन लेके जो फैमिली मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर ए को डेथ की पेटिशन दे दी है कि भाई डेथ की सजा सुना दी है कि मिस्टर ए जो है उनको एक तरीके से फांसी पे टंगा दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो देखिए कहीं चैलेंज हो नहीं सकता, क्योंकि हाई कोर्ट होता तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते, बट ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है, तो अब कहाँ जाएं, तो हम यहाँ पे किसके पास जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और मर्सी पिटीशन के बेसिस पे एक तरीके से मैं ऐसे कहूँ प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कितना सही है और कितना गलत है। जनरली प्रेसिडेंट, मैं एक हर फैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बोल दूं कि जनरली जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन फिर तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कोई डिग्निटी नहीं रह जाएगी ना। बार बार अगर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलते रहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, बट प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं डेथ पेनल्टी मत दो, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर अपने आप जो एक डिग्निटी है, जो एक रेपुटेशन है, जो एक कॉन्फिडेंस है जुडिशरी का, वो एक तरीके से शेक हो जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक पावर जरूर दी गई है प्रेसिडेंट को, बट वो पावर्स का बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में यूज करने की बात करी गई है। तो इन नटशेल हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि अंटिल अदरवाइज, जब तक ये प्रेसिडेंट वाली बात ना हो, सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन है उसको किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहां तक हाई कोर्ट की बात आती है, यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर दूं, मैंने बात तो कर ही ली थी, लिख भी दूं कि आर्टिकल 32 को भी हम यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, है ना, तो जब हमें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनका गलत तरीके से यूज हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, PIL वगैरह फाइल कर सकते हैं। उसमें आप देखिए रिट्स वगैरह का भी प्रोविजन इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। रिट्स आपने सुना होगा, हेबियस कॉर्पस करके एक रिट होती है, टू हैव द बॉडी, यानी किस वजह से आपने इस इंसान को डिटेन किया है, ये आपको एक तरीके से जो पुलिस है उसको एक कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 में, जबकि हाई कोर्ट के सामने आर्टिकल 226 में इन सब चीजों के लिए जाया जा सकता है।
देखिए आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन पावर्स टू द हाई कोर्ट टू इशू डिफरेंट रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट guaranteed under constitution. High court also hear the appeals against the order of the lower courts. तो जो हमने यहाँ पे बात भी करी है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई अगर मैटर है जो कि चैलेंज हो रहा है तो हम कहाँ पे चैलेंज करेंगे, हम डेफिनेटली उस चीज को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. तो हाई कोर्ट अपील तो सुनेगा ही सुनेगा, साथ साथ जो भी रिट से रिलेटेड मैटर्स है उनमें भी उसके पास पावर है, डिस्क्रिशन है कि उनको भी वो सुन सकता है और उनका भी निपटारा या सोल्यूशन कर सकता है. फर्दर आगे जब बढ़ते हैं तो लोअर कोर्ट्स के बारे में बात आती है, क्योंकि स्टार्टिंग हमने करी सुप्रीम कोर्ट से, फिर उसके नीचे आ गए. अब कुछ देर पहले मैं बार बार आपसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा था, तो ये लोअर कोर्ट हो गया. क्योंकि आप इसी तरीके से अगर देखिए जो यहाँ पे मैंने बात बताई है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर क्या हो गया हाई कोर्ट हो गया, फिर क्या हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हो सकता है लोक अदालत वगैरह यहाँ पे आ जाए. मैंने इसलिए लिख दिया जिससे कि आपको एक हायरार्की की बेसिक जो डेफिनेशन है, क्योंकि हमारे इसमें कोई कोर्ट के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है, बट क्योंकि सही से समझाना है तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा एग्जाम्पल्स रख दिए जाए तो आई थिंक वो स्टूडेंट को काफी हेल्प करते हैं. तो ये आई थिंक एग्जाम्पल था जो शायद आपको समझने में हेल्प करेगा. तो यहाँ पे आइए देखते हैं लोअर कोर्ट्स में क्या लिखा है. सो इट सेज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया आर एस्टैब्लिश्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट or more than one district, taking into account the number of cases, population distribution in the district. The court at the district level has a dual structure that runs parallel, one with the civil side and the other with the criminal side. The civil side is simply called as district court and is headed by the district judge. They are additional judge and assistant district judge who are there to share the additional load of the district courts. तो एक तरीके से हाई कोर्ट के जो नीचे फॉल करता है उसको आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह दिया. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है नाम से समझ में आ रहा है, कुछ जगह होती हैं जैसे कि जिस जगह पे भी आप रहते हैं आप समझते होंगे, कुछ सिटीज, टाउन, विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट ऐसे होती हैं. स्टेट्स अलग अलग होता है. जिला आपने अगर हिंदी में सुना हो तो डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसी बेसिस पे चलता है. डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी जगह आती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप अगर यूपी साइड कभी गए हो, मैं ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अपनी अपनी जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं. आपने जैसे सुना हो कि एक जगह है यूपी में, देयर इज अ थिंग, अभी मैं पढ़ रहा था, क्राइम बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रहा है ना, न्यूज पे दिखा रहे थे अभी, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज बिजनौर इन यूपी एंड वेरियस अदर छोटी छोटी सिटीज. तो एक तरीके से उसके अंदर बहुत सारी और सिटीज फॉल करती हैं. उसमें एक धामपुर भी है जो एक शुगर मिल है जहाँ पे, तो जो धामपुर है दैट इज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट है उसका दैट इज कॉल्ड एज बिजनौर. तो डिस्ट्रिक्ट एक वो जगह है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो जगहें हैं, जो गांव हैं, वो उसके अंदर फॉल करते हैं. तो काइंड ऑफ अ क्लस्टर है बहुत सारी चीजों का. तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि पॉपुलेशन कितनी है उस जगह की, और एक तरीके से कितने लोग हैं वहां पे रहने वाले, कितना क्राइम का रेट है, इसके बेसिस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओपन अप करती है और उसके अंदर अलग अलग तौर पे वैकेंसीज जो है वो फिल्ड अप करी जाती हैं. जहां तक उसके स्ट्रक्चर की बात रही, एक तरीके से सिविल एंड क्रिमिनल दोनों ही केसेस यहाँ पे डील करे जा सकते हैं. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हेड बताया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट जज है, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है क्योंकि वो सारे काम अपने आप तो नहीं कर सकता, सीनियर है वो एक तरीके से पोजीशन के तौर पे. तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर्स आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए असिस्टेंट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं. तो यहाँ पे जैसे लिखा है एडिशनल एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज. अब मैंने कुछ देर पहले, आई डोंट नो आपने वो देखा है कि नहीं पोस्ट अभी, तो मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट शेयर देखा था और वो मैंने शेयर भी किया था अपनी एफबी प्रोफाइल पे. तो इट्स कि जैसे कई लोग करते हैं ना कि भाई सीएस हम कर रहे हैं, तो हम बहुत बार एक क्यूरियोसिटी दिमाग में लेके चलते हैं कि इसके साथ हमें एलएलबी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितनी हेल्पफुल है कितनी हेल्पफुल नहीं है. तो आई थिंक उसी का एक वहां पे हमने पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिख रहे थे कि भाई सीएस करने के बाद क्या मन की शांति करने के लिए एलएलबी करना जरूरी है, कुछ इस तरीके से. तो बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि रादर ये एक अच्छा एरिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग डिग्री के लिए ज्यादा एलएलबी करते हैं, नॉलेज के लिए कम. क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट का ये होता है कि सर यहाँ रेगुलर अटेंडेंस है या फिर कभी कभार जाना है. क्योंकि रेगुलर है तो सीएस के साथ करना, आप सीएस की क्लासेस कर रहे हैं या हो सकता है सीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से आप उन चीजों में आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन लगता है. बट आई थिंक ये बहुत एक अच्छी फील्ड है. अगर किसी अच्छे कॉलेज से आप कर रहे हैं तो एलएलबी अगर आप कर लेते हैं, लॉ की डिग्री आपके पास हो जाती है, तो आपको जो आपका एरिया है कंपनी सेक्रेटरीशिप या सेक्रेटेरियल जिसको हम कह दीजिए जो एरिया है, इसमें आपको एलएलबी या लीगल जो नॉलेज है वो बहुत हेल्प करेगी. इन जनरल आई थिंक मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ कि वर्क एज अ सीनियर कंपनी सेक्रेटरी
इन वन ऑफ द कंपनी लोकेटेड इन दिल्ली। अब होता क्या है कि देखिए जो कंपनीज आजकल प्रोफाइल ढूंढती है, मैं ये नहीं कह रहा ये 100% सही है, बट जो कंपनी आजकल प्रोफाइल ढूंढती है वो ऐसे ढूंढती है कि भाई हमें एक ऐसा इंडिविजुअल मिल जाए जो सेक्रेटेरियल यानी सीएस का काम तो करे, सीएस तो हो ही हो, बट लीगल नॉलेज भी थोड़ी बहुत रखे, लीगल नॉलेज भी उसको पता होनी चाहिए। मतलब उसको पता हो कि डीड क्या होती है, उसको पता हो कि अग्रीमेंट क्या है, उसको पता हो कि एक्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है, कोर्ट में जाना है तो क्या फॉर्मेलिटीज है, इन सब चीजों के बारे में उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ऐसे लोग जो है वो जनरली जल्दी प्लेस हो जाते हैं, बेटर रेम्यूनरेशन पे प्लेस होते हैं। पर हैविंग सेड दैट मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि पूरी बात करूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, जिन लोगों ने एलएलबी नहीं करी और ना ही उनका कोई प्लान है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप एलएलबी नहीं करेंगे तो आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा या अदरवाइज कोई बात है। कर लेते हैं, इट इज गुड बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ नॉलेज जो आपको इनहांस करेगी, ऑलरेडी जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगी। बिकॉज एलएलबी में आप अगर सीएस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता, या सीएस के फाइनल में भी होते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप एलएलबी तब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बिकॉज एलएलबी इज ऑल अबाउट लॉ एंड सीएस इज ऑल्सो ऑल अबाउट लॉ। हाँ ये ठीक है कि इसके अंदर उतना डिटेल में मे बी सिविल, उतना डिटेल में क्रिमिनल लॉ ना हो, शायद डिपेंड करेगा कौन सी यूनिवर्सिटी से हम कर रहे हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे जो लॉ है वो बदल नहीं सकता। इसके अंदर तो डेफिनेटली एलएलबी में लॉ रहेगा क्योंकि वो तो उसी का नाम है, और सीएस भी मोर और लेस जो है वो लॉ से ही रिलेट करता है। तो अच्छा है अगर आप कर लें, बट अगर नहीं करते इट डज नॉट रियली इफेक्ट किसी भी तरीके से इन योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे लिखा है आगे बढ़ते हैं, लिखा है द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, इट एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, it has the power of superintendent over the court under its control. The parallel structure of the law courts at the district level usually converge at the top, and head of the court has a power to try both civil and criminal cases. तो एक तरीके से ऐसे मान लीजिए एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है उसमें कुछ सिविल कोर्ट्स हैं, कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, अलग अलग मैटर डील कर रहे हैं, कोई सिविल डील कर रहा है, कोई क्रिमिनल डील कर रहा है, बट बताया जा रहा है जो हेड ऑफ द कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके पास दोनों ही पावर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट जज चाहे तो वो सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, दोनों में अपनी पावर्स का यूज करके उनको डिसाइड कर सकता है। जो डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है वो सिर्फ कोर्ट से रिलेटेड है कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है सिविल कोर्ट, तो डेफिनेटली जो सिविल जो डिस्प्यूट है वो वहां पे जाएंगे, जो क्रिमिनल है वो वहां पे जाएंगे, बट ये सारी की सारी बात कंबाइन हो जाती है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज चाहे किसी भी केस को खुद ट्राई करना है, तो चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, इट डज नॉट रियली इफेक्ट एट ऑल। दोनों ही केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है, जो कि हेड भी कहा जा रहा है, वो डिस्कस करने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो आई थिंक ये एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है जिसके बेसिस पे जो केसेस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, या आप कह दीजिए उन केसेस के बारे में बात होती है। जो लास्ट है इसके अंदर दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू कोर्ट्स। नाम से समझ में आ रहा है जितने भी डिस्प्यूट आपके हैं स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट आई थिंक पढ़ा भी होगा 1908, वहां पे आप सेक्शन 17 सेक्शन 18 या ऐसे कह दीजिए किन चीजों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जनरली जब हम ये कंपलसरी वाली बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि 100 रुपीज एक ऐसी फिगर है जो शायद आपको याद होनी चाहिए। कोई भी चीज चाहे कोर्ट का ऑर्डर है या अदरवाइज कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, जहां भी 100 रुपए से ज्यादा की कहीं बात आती है वहां पे रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। जबकि कुछ ऐसी चीजें दे रखी है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन मना नहीं है, ऑप्शनल है। क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं तो आप एक तरीके से गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, और जब गवर्नमेंट को आप रेवेन्यू दे रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों मना करेगी। गवर्नमेंट कुछ जगह तो ये कह सकती है कि भाई आप कराइए कराइए रजिस्ट्रेशन, इट इज मैंडेटरी, बट कुछ जगह वो कह सकते हैं आपकी मर्जी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं नो डाउट वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो आपके टाइटल को और स्ट्रॉन्ग कर देता है और चीजों को लीगली और ज्यादा वेरीफाइबल बना देता है। बट कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप मत कराइए, कोई नेगेटिव बात नहीं है इस चीज को लेके। या तो ये कहा गया कि आपको कराना है, या फिर आपकी डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है कि आप चाहे कराएं और चाहे ना कराएं। कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो ये कह दे कि नहीं कराना है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो फायदा है ना उससे। सिमिलरली स्टैंप ड्यूटी की जब बात आती है, आप जानते हैं स्टैंप दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडेसिव स्टैंप और एक होता है इम्प्रेस स्टैंप। आपने अगर कभी देखा हो, मैंने ऐसे एक दिन पूछा था अपनी क्लास में कहीं कि आप में से कहीं जो बच्चे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो उनका कहना था, मतलब आई डोंट नो शायद एक या दो ने बोला था कि हम पोस्ट ऑफिस गए, बाकी तो बस कोरियर पे आजकल क्या है, कोरियर इज अ फास्ट ट्रैक मेथड। आप गए तुरंत काम हो गया 5 मिनट के अंदर। पोस्ट ऑफिस में कोई भरोसा नहीं, 5 मिनट लगे 50 लग जाएं, भीड़ ज्यादा हो सकती है, लंच टाइम हो सकता है, बहुत अलग अलग प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है। और फिर जिस समय जिस सेंचुरी में आज हम हैं, मुझे लगता है वहां पे हर चीज जल्दी से जल्दी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन चीजों की बात करी जाती है।
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक रेवेन्यू कोड स्पेसिफिकली वही है जो रेवेन्यू यानी जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड बात है। इन द सेंस अगर हमने कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी पे करनी है, या रजिस्ट्रेशन तौर पे कोई अमाउंट पे करना है, तो उस पर अगर हमने कम अमाउंट पे किया है एंड देयर इज एन ऑफेंस जो कि इंडियन स्टैम्प एक्ट या रजिस्ट्रेशन एक्ट के बेसिस पे इन सब चीज़ों को लेके सॉर्ट आउट होते हैं या इन सब चीज़ों को लेके डिस्कस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू कोड्स। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सो इट सेज these are the courts but not the part of judiciary because they are under the administration of the state governments। अब जैसे कि आई थिंक आप जानते भी होंगे कि जब हम स्टेट या स्टैम्प एक्ट की बात करते हैं तो ये हमें शायद पता है कि स्टैम्प इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। आई थिंक आपने ये सुना होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करते हैं, क्योंकि ये सब उसी के आसपास चीजें चल रही हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारी की सारी चीजें होती हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट राइट रखती है लॉ बनाने का, जबकि जो सेकंड लिस्ट है जिसको आप स्टेट लिस्ट कह सकते हैं, वो लिस्ट है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट राइट रखती है लॉज बनाने का, जबकि जो थर्ड लिस्ट है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, उसके अंदर दोनों मिलके एक तरीके से जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज है इनका आपस में बंटवारा करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि रेवेन्यू जो है क्योंकि वो स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है, तो आप देखिए आई थिंक एक बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में हूँ जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो स्टैम्प ड्यूटी का रेट है वो अलग है। आप दिल्ली से थोड़ा दूर चले जाते हैं, लेट्स से गुड़गांव चले जाते हैं विच इज ऑब्वियसली सिटी इन हरियाणा, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी का रेट अलग है। थोड़ा सा दिल्ली के इधर की तरफ जाते हैं तो यू गो टू नोएडा, इट इज यूपी उत्तर प्रदेश, वहां पे स्टैम्प ड्यूटी का रेट अलग है। तो देखिए स्टेट वाइज है, हर चीज जो है वो डिफर कर रही है इन टर्म्स ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, बिकॉज हर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपने राइट में आके इन सब चीजों को तय किया है। तो ये एक ऐसा मैटर है जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टैम्प ड्यूटी या जो रजिस्ट्रेशन रेट्स हैं वो क्या रहेंगे, और उनकी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे इनको चार्ज जो है कंसर्न जो इंडिविजुअल है उनसे किया जाएगा। तो लिखा है कि दे कम अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रेवेन्यू कोड डील्स विद द मैटर रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की बात आती है, स्टैम्प ड्यूटी की बात आती है, डेफिनेटली वहां पे रेवेन्यू कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। सो इस के साथ आई थिंक हमारा जो टाइप्स ऑफ कोड्स था जिसको अभी हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट होता है। अब इसी के नीचे आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारी बात जो अभी तक आपने देखी है, चाहे इंट्रोडक्शन में हो चाहे फर्स्ट पार्ट में हो, आई थिंक ये कुछ ऐसी बात है जो कि समवेयर और द अदर हम जानते थे। मे बी हम फर्स्ट पार्ट जो डेलीगेशन पे फोकस कर रहा था, मे बी उसके बारे में हम थोड़ा सा एक पॉलिश नॉलेज हमें यहाँ पे मिली है, बट अदर देन दैट जो चीजें थी वो अब हम समझते थे। बट जो अब हम पढ़ने वाले हैं विच इज दी हेडिंग कॉल्ड एज प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ सिविल कोड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट आई वुड से, नॉट ओनली ये इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन के लिए। आप जानते हैं कि जो ड्राफ्टिंग की बुक है उसमें सिर्फ ड्राफ्टिंग ही नहीं है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज प्लीडिंग, प्लीडिंग भी उसका पार्ट है और अपीयरेंस भी तरीके से ये इसी मॉड्यूल के पार्ट्स हैं। तो ये जो प्लीडिंग होती है जो कि कोर्ट के सामने करी जाती है, कोर्ट को एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन फाइल किया जाता है तो कौन से डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, किस किस तरीके से स्टेप्स जो है वो एक एक करके आगे बढ़ते रहते हैं, ये जब हम नीचे टॉपिक पढ़ रहे हैं तब हम वहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैं ये एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व करी है और आई थॉट मैं ये आपसे शेयर भी करूं। देखिए जैसे कि आप जानते हैं जो ये लेक्चर्स आप मेरे देख रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर वीडियो क्लासेस। जो मैंने अभी देखा है बहुत बार क्या होता है कि मैं ये जजमेंट आप पे छोड़ूंगा कि वो सही है कि नहीं, बट मैं बताना जरूर चाहता हूँ जैसे कि आप किसी भी एरिया में अगर जाते हैं तो जरूर सोच लीजिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूँ ड्राफ्टिंग की क्लासेस एंड न्यू सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ, न्यू एंड ओल्ड दोनों। तो मैं चाहता तो वो क्लासेस तो आई थिंक 70% रेडी है, मैं वो आपको दे सकता था, बट उसमें क्या है कि एक स्पीड होती है, कोई बच्चा बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है फिर उसका आंसर चल रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग मैकेनिज्म पे बात हो रही है वहां पे। यहाँ पे क्या है, ये स्पेसिफिकली ये जो रिकॉर्डिंग है पूरे सब्जेक्ट की, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, चाहे वो आईपीआर हो, चाहे ड्राफ्टिंग है, चाहे एथिक्स से आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट फंडिंग है, सब कुछ 100% डेडिकेट है उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। ऑफलाइन को मैं अलग पढ़ाता हूँ बिकॉज ऑफलाइन पे मैं रिकॉर्ड करके अगर आपको दूंगा तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, बिकॉज उसके अंदर एक जो पेस यहाँ पे मिल रही है सुनने की, एकदम आसपास शांति है, शायद बहुत ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो वहां पे नहीं होता जनरली। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा जब भी आप कोई वीडियो लेक्चर्स परचेज करें जरूर आप पूछ लीजिए, डेमो देख लीजिए। मेरे तो आप देखिए यूट्यूब पे सारे जो डेमोज हैं वो इसी लाइंस पे ही हैं कि स्पेसिफिकली आपको ऑडियंस मान के ही मैंने पढ़ाया है, और किसी लाइव क्लास को या किसी और जो ऑफलाइन क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं दी है।
तो मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप ऐसे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वीडियो लेक्चर्स परचेज करने का, जरूर ये सोच लें कि जो लेक्चर्स है क्या वो स्पेसिफिकली वीडियो लेक्चर्स हैं या कोई लाइव क्लास को रिकॉर्ड करके आपको दिखाया जा रहा है। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको लेना होगा। अगर आप डायरेक्टली 1-to-1 कोई आपको पढ़ा रहा है तो आई एम श्योर कोर्स जल्दी होगा, प्लस आप अच्छी तरीके से ज्यादा एक तरीके से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। लाइव क्लासेस के अंदर एक स्पीड कम होती है, प्लस एक तरीके से डिस्टर्बेंस जो है वो ज्यादा होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर पॉसिबल है तो ऐसी ही क्लासेस लीजिए जहां पे आपको ध्यान में रखते हुए, आपको मेरे ऑडियंस मानते हुए ही सारी बात बताई गई है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ सिविल कोर्ट्स। देखिए जो मैंने अभी तक बात बताई उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला यहाँ पे जुरिस्डिक्शन लिखा है, बट इससे पहले मैं जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आई थिंक काफी पॉइंट्स हैं, तो जितने पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं अराउंड 18 पॉइंट्स हैं, उसको मैं एक एक करके पढ़ूं और समझाऊं। मैं बड़ा जनरल से आपको बताता हूँ कि किस तौर पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और किस तरीके से चीजों का यहाँ पे स्टार्टिंग करी जा रही है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू पार्टीज कॉल्ड एज ए एंड बी, ठीक है, इतना मान के चलिए। अब ये आप शायद जानते हैं और नहीं तो आप जान जाएंगे कि जो केस फाइल करता है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल दो पार्टीज हैं ए एंड बी, अगर ए जो है वो बी पे केस फाइल कर रहा है, सो ए वुड बी कॉल्ड, और द पार्टी हु इज फाइलिंग द केस, इस एग्जाम्पल में वो ए, द पार्टी हु इज फाइलिंग द केस वुड बी कॉल्ड एज अ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कहा जाएगा उस पार्टी का नाम जिसने केस फाइल किया है, और जिसके ऊपर केस फाइल किया है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे बी है, उस पार्टी का नाम यहाँ पे डिफेंडेंट होगा। सो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी द सेम। जो केस फाइल कर रहा है, जो कोर्ट को एक्शन में लेके आ रहा है, जो मशीनरी को एक्शन में लेके आ रहा है, जुडिशियल प्रोसीजर को एक्शन में लेके आ रहा है, दैट पार्टी वुड बी कॉल्ड एज ही प्लेंटिफ। जो यहाँ पे ए आप देख रहे हैं जिसके ऊपर केस फाइल हो रहा है वो डिफेंडेंट है। अब ये समझने की जरूरत है कि जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं ये इतना आसान नहीं होता। जैसे ए ने बी पे केस फाइल करना है तो पहले कोर्ट कोई डिसाइड होगा ना कि भाई कोर्ट कौन से पे केस फाइल करें। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है तो कोई ना कहीं लोअर कोर्ट्स है, बट लोअर कोर्ट्स में भी कौन सा कोर्ट, क्या वो कोर्ट जहाँ पे हो सकता है बी रहता है बॉम्बे में, ए रहता है दिल्ली में, और जहाँ पे ये डिस्प्यूट हुआ है वो कोलकाता है, एक दो तीन जगह अलग अलग हो गई। अब हमें ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि क्या ये केस वहां फाइल किया जाए जहां ए रहता है, क्या ये केस वहां फाइल किया जाए जहां बी रहता है, या ये केस वहां फाइल किया जाए जहां पे ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है। सो दिल्ली है, बॉम्बे है एंड कोलकाता है, दिल्ली में ए है, बी बॉम्बे में है, एंड जहां डिस्प्यूट अराइज हुआ है दैट इज कोलकाता। अब कहां पे फाइल करना है, यहाँ पे जो चीज हमारे सामने आती है, जिस क्वेश्चन को हमें एड्रेस करना है, दैट इज कॉल्ड एज जुरिस्डिक्शन। बिकॉज अगर आप देखिए, आपने सुना भी होगा, हर कोर्ट के पास हर केस ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। इवन हमने बात भी करी थी कल, अगर आपको याद हो, ट्राइब्यूनल्स को लेके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, तो आप देखिए नेशनल लेवल है, वहां पे भी हमने बात करी थी कि मॉनेटरी लिमिट्स के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। 10 लाख रुपीज का है या उसके नीचे का है तो अलग में जाएगा, उसके ऊपर का है तो अलग में जाएगा, करोड़ में है तो उसके जो नेशनल लेवल है वहां पे जाएगा। तो एक तरीके से जुरिस्डिक्शन का मैटर ये होता है, हमें समझना होगा कि अमाउंट जो है वो कितना है, और जो केस है जो हम फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, क्या कोर्ट की कैपेसिटी भी है इसको एंटरटेन करने की। क्योंकि एक बार जरूर अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो पहला क्या हो गया, मॉनेटरी पावर, कि भाई कितने पैसे तक ये जो कोर्ट है ये केस को हैंडल कर सकता है। क्या अगर इस अमाउंट के बियॉन्ड चला जाता है तो क्या हमें किसी दूसरे कोर्ट में जाने की जरूरत है, या ये जो कोर्ट है जहां पे हम आए हैं विच इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये अनलिमिटेड अमाउंट का केस देख सकता है, ये हमें डिसाइड करना होगा। उसके बाद आता है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मतलब ये ऑफेंस जहां पे हुआ है क्या वहां केस फाइल होगा, जहां प्लेंटिफ रहता है क्या वहां पे केस फाइल होगा, या जहां पे डिफेंडेंट रहता है वहां पे केस फाइल होगा, या फिर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आपस में मिलके म्यूचुअली एक जगह तय कर सकते हैं और वहां पे केस फाइल कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है ये भी हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। बिकॉज अगर हम जुरिस्डिक्शन नहीं समझ पा रहे और हमने जो केस है वो गलत कोर्ट में फाइल कर दिया तो इट विल डेफिनेटली be a loss of time as well as money and obviously a lot of frustration because कोर्ट आई डोंट नो आप कभी गए हैं कि नहीं, बट इट्स नॉट दैट इजी। जितना मूवीज में दिखाया जाता है वो भी एक एक्सट्रीम होती है, पर उतना इजी नहीं होता। बिकॉज यहाँ पे कोर्ट को जाना, वकील को एंगेज करना, इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। तो ये हमें समझना होगा पहले कि भाई कोर्ट कौन से कोर्ट है जिसके पास इस केस को एंटरटेन करने की जुरिस्डिक्शन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब इतनी जुरिस्डिक्शन की हमने बात कर ली तो आपको ये समझ में आ गया ना कि भाई ए और बी क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ए जो रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है वो प्लेंटिफ का रोल प्ले कर रहा है, और जो बी है वो जो रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज डिफेंडेंट। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं आपके फायदे के लिए। जब हम बी को डिफेंडेंट कह रहे हैं तो ये तब की बात है जब ये फ्रेश केस है।
आपको पता है कि बहुत बार जैसे ए और बी के बीच में केस हुआ और मान लीजिए जो बी है वो हार गया केस, तो बी क्या करेगा, हो सकता है अगर अपील के प्रोविजन अवेलेबल है तो बी क्या करे, अपील फाइल करे। अगर अपील फाइल कर रहा है बी, तो यहाँ पे जो बी होगा वो क्या बन जाएगा, एपेलेंट बन जाएगा, और जिस पे ही अपील फाइल कर रहा है दैट पर्टिकुलर पार्टी इज कॉल्ड एज द रिस्पोंडेंट। तो अभी पहले जब फ्रेश केस है तो क्या है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अगर अपील हो जाती तो एपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट। जैसे कि हमारे वाले केस में अगर सबसे पहला ये केस था, इससे पहले ए और बी के बीच में कोई केस किसी भी कोर्ट में नहीं चल रहा, सबसे पहली बार ए ने बी पे केस फाइल किया, तो ए हो जाएगा प्लेंटिफ और बी हो जाएगा डिफेंडेंट। अगर बी हार जाता है और बी जो है फिर हायर कोर्ट में ए के ऊपर केस फाइल करता है, तो बी कौन हो जाएगा, एपेलेंट, अपील फाइल कर रहा है ना, एपेलेंट। और जो ए है वो कौन हो जाएगा यहाँ पे, रिस्पोंडेंट, क्योंकि उसको रिस्पॉन्स देना होगा, जवाब देना होगा। तो याद रखिएगा एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट आप एपेलेंट नहीं यूज कर सकते, एज अ नेम सजेस्ट एपेलेंट, अपील नहीं यूज कर सकते। पहला क्या करेंगे, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, फिर एपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट, इस तरीके से यूज करेंगे। बहुत बार बुक्स में इंटरचेंजेबली दिया होता है, बट दिस इज द एक्चुअल टॉपिक, क्योंकि हम बहुत बार अपनी कंपनी के बिहाफ पे एनसीएलटी जाते हैं या अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के सामने अपीयर होते हैं या लोग कोई एडवाइस मांगते हैं, तो यही सब चीजें वहां पे मैटर करती हैं। तो यही सब चीजें आई थिंक मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बताऊंगा, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि ऐसे मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ जो कि शायद हर स्टूडेंट के लिए जानने की जरूरी है। आप मुझे बताइए, आप कंपनी सेक्रेटरी की क्लासेस ले रहे हैं, आप ड्राफ्टिंग की क्लासेस ले रहे हैं, फाइनल की क्लासेस ले रहे हैं, ये तीनों बात एक ही है। इसके बाद एज सच कोई क्लासेस नहीं लेने की जरूरत, बिकॉज आप सीएस बन जाएंगे। अगर ये बात जो है पढ़ाने का जो तरीका है, जो बात हो रही है, वो कोई इंसान बता दे जो कि इस समय प्रैक्टिकल एक्सपोजर कर रहा है, तो उसकी बात आप देखिएगा अलग होगी। जो सिर्फ बुक पढ़ के आपको चीज बता रहा है उसकी बात अलग होगी। अगर बुक से ही पढ़ के बताना होता तो अभी तक मैं 3-4 पेजेस और नीचे जा चुका होता, बट आपको प्रैक्टिकलिटी भी थोड़ी बहुत बताता जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में बुक से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बहुत बार 5 या 10 मार्क्स का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको अपनी जजमेंट यूज करनी पड़ेगी टू आंसर दैट क्वेश्चन, और वो हमें नहीं पता क्या होगा, बट हम इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे टू हैव अ दैट वाइडर अप्रोच कि अगर वो 5-7 मार्क्स का क्वेश्चन बाहर से भी आ रहा है ना, तो अगर आपने मेरी बात सही से सुनी है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। इतना कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर इंस्टिल कर दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आएगा, कम मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि हर का लिखने का तरीका है, उस पर भी मेहनत करेंगे, पर छोड़ के कोई नहीं आएगा। ड्राफ्टिंग की टाइम मैनेजमेंट में आपको इस तरीके से सिखा दूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करिए, देखते चलिए चीजों को, नोट्स बनाते चलिए जिससे कि आपको खुद हेल्प मिले, है ना। नोट्स आप बनाएंगे तो देखिए अपने लिए बनाएंगे, आपको हेल्प मिलने वाली है, तो नोट्स बनाते चलिए। मैंने तो अपनी तरफ से जो करना था वो तो कर दिया, बट आपको भी अपनी तरफ से अपने लिए ये करनी होगी चीजें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे हम जुरिसडिक्शन की बात कर चुके हैं, उसके बाद ए ने बी पे केस फाइल किया। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये जो केस है इसके अंदर हिंदी में कह दीजिए बहुत ज्यादा पेचीदा है, इंग्लिश में कह दीजिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत समय लगेगा सॉर्ट आउट करने में, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि जो भी ए का डिस्प्यूट है, बी का डिस्प्यूट है, कह सकता है ठीक है भाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, सिविल कोर्ट ऊपर बात कर रहे थे ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ए की प्रॉपर्टी जो है, मैं यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन कर सकूं। सो इट सेज कि भाई जो प्रॉपर्टी है, ए की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरीके से है, ये ए की प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी बहुत समय से यूज नहीं हो रही है, एक तरीके से खाली पड़ी है, कोई आसपास बाउंड्री नहीं, एक खाली प्रॉपर्टी, घर नहीं है, सिर्फ एक लैंड है। अब बी बगल में बी की प्रॉपर्टी है और बी क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी यहां तक की है, बट इंस्टेड वो यहां तक अपना घर बनाए, बी क्या कर रहा है, क्योंकि उसने देख लिया भाई ए की जो प्रॉपर्टी है वो तो खाली है और ए तो आता नहीं है प्रॉपर्टी देखने, इसलिए उसने इंक्रोचमेंट करना स्टार्ट कर दिया और ए की प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन पे भी अपना कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ये जो प्रॉपर्टी है किसी की नहीं है, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये ए की है, जिसको बी जो है वो लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से उस पर कब्जा करने की, ट्रेस पासिंग करने की कोशिश कर रहा है। उसने कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया, ए को पता चला तो ए ने पहले बी को समझाया, जब नहीं माना बी तो ए ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब इसको लेके कोर्ट पहले तो क्योंकि कोर्ट भाई ना ए की बात मान सकता है ना बी की बात मान सकता है, क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ एविडेंस पे चलेगा। आपने सुना है बहुत बार कहा जाता है अंधा कानून, अंधा इसलिए कहा जाता है बिकॉज अ पर्सन हु इज ब्लाइंड कैन नॉट रियली डिस्क्रिमिनेट कि कौन सामने खड़ा है, कौन कैसा है, कौन नहीं है, वो नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकता, इसीलिए इसको अंधा कानून कहा जाता है, बिकॉज इट डोंट हैव एनी विजन टू डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेशन की पावर जो है वो आंखों से ही आती है, तभी आप कहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। अगर आंखें ही नहीं है, देख नहीं सकते, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, इसीलिए अंधा कानून कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो सिर्फ एविडेंस पे मानेगा, और एविडेंस एक दिन में नहीं आ सकते, इसमें समय लगता है।
तो कोर्ट बहुत बार क्या कर सकता है कि कह सकता है पार्टीज को कि ठीक है भाई, ये इतना सिंपल केस नहीं लग रहा, इसमें हम नेक्स्ट हियरिंग एक तारीख दे देता है और कह देता है कि भाई नेक्स्ट हियरिंग में आप यही एविडेंस लेके आइएगा। ए को कह रहा है भाई अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आइएगा, बी को कह रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आइएगा, फिर आगे देखते हैं किस तरीके से इसको हम आगे फर्दर चला सकते हैं। बट तब तक जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती, जो भी काम बी कंस्ट्रक्शन का कर रहा है ना काम, यहाँ पे अपना घर बना रहा है और फिर साथ साथ एक ही प्रॉपर्टी को भी अपनी प्रॉपर्टी मान के वहां पे भी कंस्ट्रक्शन करा रहा है, तो कोर्ट ने क्या कहती है कि जब तक अगली हियरिंग नहीं होती तब तक जो भी कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहा है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहा है, चाहे प्रपोजिंगली या एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि एक ही प्रॉपर्टी पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सब पे रोक लगा दी जाए, स्टे लगा दिया जाए, जिससे कि कोई भी जो पार्टी है उसके राइट्स ऑल्टर ना हो, जिसका जो राइट था एट द वेरी स्टार्ट जिस समय ये केस कोर्ट में आया वैसे का वैसा नेक्स्ट हियरिंग तक मेंटेन रहे, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टे ऑर्डर। तो इस तरीके से ये बात आगे बढ़ती है। फिर बहुत बार, अब मैं थोड़ा सा इसको नटशेल में समझा रहा हूँ बिकॉज हम डिटेल में अब आपको समझ में आ गया कि हम क्या बात करने वाले हैं, और 100% मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप मेरी बात सुनते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद रेस्ट जुडिकेटा दिया हुआ है एक तरीके से, इसका मतलब सिर्फ ये एक मैक्सिमम एक टर्म है जिसका मतलब है कि जो केसेस है उनको रेस्ट कर दिया जाएगा। भाई देखिए, अगर एक केस जो है वो एक कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है और वहां पे उसके बारे में बातचीत चल रही है, दूसरे बंदे ने, तो दो पार्टीज हैं ए एंड बी, ए ने दिल्ली के कोर्ट में मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिल्ली में केस फाइल कर दिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई भी शहर आप मान सकते हैं यहाँ पे, और बी जो है उसने सिमिलर जो केस है वो कोलकाता के किसी डिस्ट्रिक्ट में केस फाइल कर दिया, तो दो जगह चलने का केस मतलब नहीं है ना। रेस्ट जुडिकेटा मतलब जब एक जगह केस चल रहा है तो बाकी सारे जगह जो केस है वो क्लोज्ड हो जाएंगे, मतलब उसमें ये है कि क्योंकि आप देखिए दो जगह केस चलेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी द कोर्ट का टाइम जो है वो डबल खराब होगा, जब एक बार में बात हो सकती है, क्योंकि फिर अगर दो कोर्ट अलग अलग जजमेंट देंगे फिर तीसरी अपील फाइल होगी, तो इस तरीके से ये चीजें तो चलती रहेंगी। तो जहां पे मैंने आपको याद होगा, अगर मैंने बताया था कि कितने पेंडेंसी है केसेस की, अगर इस तरीके से केसेस बढ़ते रहेंगे कि एक ही केस दो दो तीन तीन अदालत में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो पता नहीं वो कभी भी शायद खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रेस्ट जुडिकेटा का फंक्शन आता है, विच मींस अगर कोई भी केस किसी भी कोर्ट में चल रहा है तो दूसरे कोर्ट्स में और किसी नए कोर्ट में उसको ट्राई नहीं किया जा सकता। प्लेंट क्या है, समन क्या है, ये सब हम बात करेंगे। समन आप जानते हैं कि एक तरीके से लेस सीरियस जो नेचर की ऑफेंस है वहां पे है, फिर वारंट इशू हो जाता है, फिर एनबीडब्ल्यू आप कहते हैं कि नॉन बेलेबल वारंट है, फिर पार्टीज अपीयर होती हैं, एक्स पार्टी के बारे में आपने सुना होगा जिसको बुलाया गया है, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल किया, ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया, बट बी कोर्ट में आया ही नहीं और ना ही ना आने की कोई वजह बताई, क्योंकि हम देखेंगे जब मैं आपको प्लीडिंग्स करवाऊंगा ना यहाँ पे, तो मैं आपको लिखवाऊंगा एक्स पार्टी के ऑर्डर को सेट असाइड करने की, क्योंकि मान लीजिए कोर्ट ने एक्स पार्टी का ऑर्डर जो था वो पास कर दिया बी के अगेंस्ट, भाई ए ने बी पे केस फाइल किया तो कोर्ट ने बोला बी को कि आपको फलाना तारीख को इस कोर्ट में इतने बजे आना है, अब बी नहीं आया और ना ही कोई अपना रीजन भेजा है कि क्यों नहीं आ पा रहा, तो कोर्ट ने क्या किया, बी के अगेंस्ट ये केस फाइल कर दिया। अगर बी जो है वो आ जाता है और कहता है कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं एकदम हॉस्पिटलाइज हो गया था, घर में कोई ऐसी बात हो गई थी, और डॉक्यूमेंट दिखाता है, तो हो सकता है कोर्ट जो है एक्स पार्टी ऑर्डर को रिवाइज कर दे। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर वी हैव रिटन स्टेटमेंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज मतलब दोनों ने अपना अपना पर्सपेक्टिव रख दिया, ए ने कह दिया भाई मेरी ये बात है, बी ने कह दिया मेरी ये बात है, जो भी डिस्प्यूट है वो सामने रख दिया। अब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ए इल्जाम लगा रहा है और ऑब्वियसली वाइस वर्सा बी इल्जाम लगा रहा है, बट कोर्ट कह रहा है कि भाई एविडेंस लेके आइए, तो दोनों पार्टीज में से कोई भी एविडेंस नहीं लेके आ पा रहा जो बात वो कह रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्ट या एक तरीके से जुडिशरी इज ऑल अबाउट एविडेंस, अगर आपके पास एविडेंस है तो आपकी बात सुनी जाएगी, अगर एविडेंस नहीं है सो इट्स लाइक नल एंड वॉइड, नथिंग। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ये कहता है कि एक बार सारा सॉर्ट आउट हो गया कि भाई कौन क्या कहना चाहता है, उसके बेसिस पे उसने एविडेंस बता दिए, जिन चीजों के बेसिस पे एविडेंस पार्टीज ने सामने रखे हैं उन्हीं के ऊपर बहस होगी, उन्हीं के ऊपर बात होगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। एक्चुअली डिस्प्यूट है क्या, डिस्प्यूट जो है वो ऐसे नहीं हो जाता कि आपने कह दिया और ये डिस्प्यूट बन गया। डिस्प्यूट के लिए डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कोर्ट के सामने एविडेंस प्रूव करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पे कोर्ट डिटरमाइन करता है कि डिस्प्यूट है क्या, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो विटनेस वगैरह को बुलाया जाता है और फिर उसके बाद जो केस होता है उसका फाइनल जजमेंट आ जाता है। ये एक बेसिक सी बात है। अब आइए इसको पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले लिखा है जुरिसडिक्शन, लिखा है जुरिसडिक्शन में द सिविल प्रोसीजर कोड stipulates that the court shall have the jurisdiction to try all suit of the civil nature. The onus of providing that the court does not have the jurisdiction lies on the party
who dispute the jurisdiction. The jurisdiction अलग अलग तौर पे क्लासिफाई हो सकती है. jurisdiction क्या होती है ये मैंने आपको बताया कि हर कोर्ट के पास हर केस को सॉल्व करने की पावर नहीं है. jurisdiction अलग अलग एरियाज पे बटी हुई है. कभी पैसे पे बढ़ जा रही है जिसको आप पिक्यूनरी रिलेटेड टू मॉनेटरी मनी कह रहे हैं, कभी टेरिटरी पे बढ़ रही है, कभी जो है वो सब्जेक्ट मैटर पे बढ़ रही है. क्योंकि देखिए आपको अगर मैं ऐसे बताऊं, आर्बिट्रेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें और उसमें अगर आपको याद हो डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर्स हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, अगर फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर मैटर है ना, तो आर्बिट्रेशन में सॉल्व नहीं हो सकता. बहुत बार हम लिखते हैं ना, बहुत बार पढ़ते भी हैं अलग डीड्स में, बहुत बार लिखेंगे भी यहाँ पे कि ऑल द डिस्प्यूट विल बी सब्जेक्ट और गवर्न्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996. पर ये अगर हम लिख रहे हैं और मान लीजिए विल का मैटर है, इनहेरिटेंस का मैटर है. अब इनहेरिटेंस का मैटर मतलब कि आपके फोरफादर्स ने, आपके ग्रैंडफादर्स ने आपको कोई प्रॉपर्टी दी है. अब ये जो मैटर है आप कह रहे हैं कोई डिस्प्यूट इसके अंदर होगा तो आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे. ये आप लिख तो रहे हैं बट लीगली आप ये कर नहीं सकते. तो ये क्या सब्जेक्ट मैटर ऐसा हो गया जो कि डिसाइड हो ही नहीं सकता उस चीज से, आर्बिट्रेशन से नहीं हो सकता. इसके लिए हमें कोर्ट से जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जो कोर्ट कर सकता है कितनी एक्सटेंट तक कर सकता है और कौन से एरिया में कर सकता है. जब इसके बारे में हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज जुरिस्डिक्शन. और जुरिस्डिक्शन अगर गलत है या ऐसे कोर्ट के सामने हम केस फाइल कर रहे हैं जिसके पास पावर ही नहीं है इस केस करने की, इस केस को डिसाइड करने की, तो आई थिंक अपना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. बिकॉज वो कोर्ट बहुत ज्यादा हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता, कोई जस्टिस नहीं दे सकता. स्टे ऑर्डर जो है लिखा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग कोर्ट्स फ्रॉम ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन साइमल्टेनियसली ट्राइंग टू पैरेलल सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम मैटर. सिविल प्रोसीजर कोड हैज वेस्टेड इनहेरिट पावर टू स्टे द सूट. मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ. स्टे मतलब जो चीज चल रही है उसको वहीं का वहीं रोक देना. बिकॉज ऑलरेडी जो दूसरा कोर्ट है वो इसके बारे में बात कर रहा है, इस मैटर को डिस्कस कर रहा है. तो यही केस जो है वो 3-4 जगह चले, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई एज बेनिफिट नहीं है. Res judicata and bar to the further suits. The principle of res judicata aims at bringing finality to the litigation. The basic principle is that a final judgment rendered by the court of competent jurisdiction is conclusive on merits as to the right of the parties and constitute an absolute bar against the subsequent action involving the same claim. तो यहाँ पे कुछ keywords हैं. बहुत बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमने अपनी तरफ से पूरा पेपर किया, मैं 80 मार्क्स 90 मार्क्स का पेपर करके आया, बट मेरे मार्क्स कम क्यों आए? तो इसलिए मार्क्स कम आए क्योंकि आपने कीवर्ड्स का यूज नहीं किया. जैसे इसके अंदर अगर आप देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस जुडिकेटा के बारे में, और रेस जुडिकेटा का जो सिंपल मतलब है, जो बेसिक मतलब है, आपने सुना है बहुत बार एक चीज होती है नीमो कॉट नॉट डॉट हैबिट. इसका मतलब नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. एक होता है क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो मतलब कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न. इसी तरीके से रेस जुडिकेटा भी होता है. अब इसका क्या मतलब है? जो भी कोर्ट में एक बार मैटर डिस्कस हो चुका है, उसके बारे में बात हो चुकी है और वो कोर्ट जो था उस केस को क्लोज कर चुका है, तो उसको दोबारा से एक बार लाने की वापस जरूरत नहीं है. देखिए स्टे में और रेस जुडिकेटा में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा. बिकॉज अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक स्टूडेंट मुझसे ये कह रहा है कि सर नहीं, मैं क्लासेस लूंगा तो मैं आपसे ही लूंगा, बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपने एक एक चीज अच्छी तरीके से समझाई है. बाकी जहाँ पे मतलब मैं किसी का नाम, उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं नाम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा. तो जो मैंने देखा बहुत बार क्या होता है कि दो चीजें हैं, कोई ऐसा कंफ्यूजन है, तो बहुत बार मॉड्यूल से लोग जो नोट्स बनाते हैं वो चीजें लिखते ही नहीं है जो कि कंफ्यूजन वाली होती है. बट मेरे साथ ऐसा क्या है कि मैंने आपको ये बताया भी है, बट बार बार इसलिए याद दिलाता हूँ क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत बार अलग अलग रीजंस की वजह से सही डिसीजन एट टाइम्स नहीं ले पाता. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा अच्छा है. तो स्टे ऑर्डर्स एंड रेस जुडिकेटा में जो फर्क है वो सिर्फ इतना सा है कि स्टे में दो केसेस चल चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. एक जो केस था ए और बी का, वो दिल्ली में हो चुका है स्टार्ट, और बी ने यही केस जो था, तो ए ने बी पे केस फाइल किया दिल्ली के कोर्ट में और वहां पे केस चल रहा है. बी ने ए के ऊपर केस फाइल किया कोलकाता में और वहां पे केस चल रहा है. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो केस है इस पे स्टे लग जाएगा कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड केस अभी चल रहा है ए और बी के बीच में. जबकि रेस जुडिकेटा ये कहता है कि भाई एक बार जब केस है वो डिसाइड पूरा का पूरा हो गया तो अब दोबारा से उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है. व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, जिसके पास पावर थी और जिसने लॉज को, रूल्स को ध्यान में रखते हुए केस डिसाइड कर लिया, तो दैट इज नाउ एन एंड एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट. तो यही चीज रेस जुडिकेटा है कि स्टे में एक अभी केस का डिसीजन नहीं आया, ना दिल्ली वाले केस का डिसीजन आया ना कोलकाता, बट कोलकाता में केस रोक दिया गया क्योंकि दिल्ली में बात चल रही है. रेस जुडिकेटा में
रेस्ट दे दिया गया जुडिशरी को, क्योंकि केस डिसाइड हो चुका है। तो कह दे भाई ये केस तो फलाना कोर्ट आपका डिसाइड कर चुका है, अब आप यहाँ पे क्यों दोबारा से केस फाइल कर रहे हैं। तो अगर कोई सामने वाले के पास जवाब नहीं होता कि कोई मिस्टेक थी, कोई जजमेंट में दिक्कत थी, अपील है, तो एक अलग बात है अगर अपील है, बट अदरवाइज वही केस दोबारा आप किसी कोर्ट के पास ले जाएं और कहें कि सर ये दोबारा से आप सुन लीजिए, वो नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड एज रेस जुडिकेटा। क्योंकि अगर ऐसा करने लगे ना तो आप खुद ही जानते हैं, समझदार हैं कि कभी भी फिर लीगल प्रोसीजर खत्म हो नहीं सकता। Thereafter we have plaint। अब देखिए कुछ देर पहले मैंने आपसे बात करी कि ए जो है वो बी पे केस फाइल कर रहा है। हमें समझने की जरूरत है कि जब ए बी पे केस फाइल कर रहा है तो ए कौन है, मैंने अभी बताया था जब केस फाइल कर रहा है तो ए कौन है, प्लेंटिफ है। बी जो है क्योंकि उस पे केस फाइल हो रहा है वो क्या करेगा, अपने आप को डिफेंड करेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तो वो कौन हो जाएगा, डिफेंडेंट हो जाएगा। जब ए जो है बी पे केस फाइल कर रहा है तो क्या ऐसे होगा, ए किसी भी कोर्ट के सामने जाएगा और कह देगा मुझे बी पे केस फाइल करना है, हो जाएगा क्या केस फाइल, ऐसे शायद नहीं होगा ना, ये तो आप जानते हैं। तो ए को कोई डॉक्यूमेंट लिख के देना पड़ेगा कोर्ट में कि मैं ए हूं, इन ग्राउंड्स पे मैं बी के ऊपर केस फाइल करता हूं। जो डॉक्यूमेंट ए लिख के देगा एज अ प्लेंटिफ टू फाइल द केस ऑन डिफेंडेंट, दैट डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड एज प्लेंट। समझ रहे हैं हम एक बात, जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल करना है, जिस डॉक्यूमेंट में वो अपनी सारी बात लिख के देगा कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा प्लेंट। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द इंटायर लीगल मशीनरी अंडर द सिविल कोड इज सेट इन मोशन बाय फाइलिंग द प्लेंट। तो बता दिया गया, जो मैं बार बार कुछ देर पहले पे कह रहा था कि जो मशीनरी है कोर्ट की, जुडिशियल स्ट्रक्चर है, वो स्टार्ट ही तब से होता है जब प्लेंट फाइल होती है, क्योंकि बातचीत ही तभी स्टार्ट हुई ना भाई, कोर्ट का और दो पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो है ए एंड बी। ए और बी का कोर्ट में नामो निशान कहीं था नहीं, वो कब से शुरू हुआ, जैसे ही ए ने कोर्ट में जाके ये कहा कि मुझे बी पे केस फाइल करना है। जब ए ने, मैं बोल रहा हूँ कि ये कहा, तो वो कहा कहने का मतलब किसी डॉक्यूमेंट में लिख के दिया, तभी से एक तरीके से ए बी एंड कोर्ट एक पिक्चर में आने लग गए, या एक तरीके से उनके बारे में डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया। तो प्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट को, जुडिशरी को, लीगल मैकेनिज्म को एक्शन में लेके आता है। इसलिए देखिए लिखा भी है, हेंस प्लेंट इज द एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल प्लीडिंग्स इन द केस। If after submitting the plaint the court find that it should be submitted before some other court, the plaint is returned and intimation is given thereof to the plaintiff। तो वही बात जो हमने ऊपर से करी थी कुछ उससे रिलेटेड है कि भाई ए ने प्लेंटिफ होने के नाते प्लेंट फाइल करी किसी कोर्ट में, और कोर्ट को लगा कि भाई ये जहाँ फॉर एग्जांपल ए ने, ए इज इन दिल्ली एज एन एग्जांपल के तौर पे, अब बार बार ये मत सोचिएगा सर दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हैं, आप अपना शहर मान लीजिए, जस्ट टू कीप इट इजी, मैं कोई भी सिटी या यूनियन टेरिटरी का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ए ने दिल्ली में होने के बाद ये केस फाइल किया बी पे, बट जब बी पे केस फाइल किया दिल्ली के कोर्ट में, तो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये प्लेंट जो है जो ए ने दिल्ली के कोर्ट में फाइल करी, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकती, ये आपको मुंबई में या कहीं और जाके फाइल करनी पड़ेगी। ऐसा कोर्ट क्यों कह रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एक चीज होती है इसका नाम होता है जुरिस्डिक्शन। प्लेंट फाइल करना एक अलग बात है, उसमें तो ये लिखते हैं कि हम कौन है, सामने वाला कौन है और क्यों हम केस फाइल कर रहे हैं, और जो भी और बातें बतानी है इससे रिलेटेड वो हम सब लिखते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि प्लेंट कैसे लिखनी है ये आपके कोर्स में है, बट प्लीडिंग में जब हम पहुंचेंगे मैं आपको लिखवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नोट्स का पार्ट है, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एड ऑन अमेंडमेंट में करता रहूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा, और फिर पॉज करके आप पूरी बात लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पे। ये भी होगा, ये बिकॉज है क्या, ये मैं हर तरीके से ऐसी तैयारी करा दूंगा कि कुछ भी पेपर में आएगा यू शुड बी एबल टू आंसर। समझ में आगे भाई प्लेंट क्या है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो अब जब है नीचे दैट इज कॉल्ड एज समन। अब खुद ही सोचिए कि यहाँ पे प्लेंट फाइल हो गई, प्लेंट मतलब ए ने बी पे केस फाइल कर दिया, तो कोर्ट को पता चल गया कि भाई ए जो है वो उसने प्लेंट फाइल करी और बी पे केस फाइल किया है। अब बी को कैसे पता चलेगी उस पे केस फाइल हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगा, समन इशू करेगा बी को कि भाई बी, मिस्टर बी, मिसेस बी, मिस बी, व्हाटएवर, कि भाई तुम्हारे पे एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए, उन्होंने केस फाइल किया और इन ग्राउंड्स पे केस फाइल आप पे किया गया है, तो आपको हम एक तरीके से कोर्ट में बुलावा भेज रहे हैं कि आप इस तारीख को अपनी जो भी जस्टिफिकेशन लेके आनी है, आइएगा इतने इतने बजे, इस तारीख को आपको कोर्ट में आना है, अपनी बात रखनी है। दैट इज कॉल्ड एज समन, यानी आपको कहा जा रहा है कि आपको कोर्ट में आना है क्योंकि आपके ऊपर एक केस फाइल हुआ है। So it says when the suit is being duly instituted, summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim. It is a process directed to a proper officer requiring him to notify the person named. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, to a process directed to notify the person, proper officer requiring to notify the person named। मतलब ये कि A ने तो भाई B पे केस फाइल कर दिया,
कोर्ट पे केस फाइल किया, तो जो कोर्ट है वो इस मैटर को सुनने वाला है। ए ने कोर्ट को बोला प्लेन के थ्रू कि मैं ए होने के नाते बी पे केस फाइल करता हूँ। कोर्ट क्या करेगा, अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे बी को एक समन भेजेगा और कहेगा कि बी इस तारीख को आपको कोर्ट में आना है, क्योंकि तभी तो बी को पता चलेगा भाई किसने उस पे केस फाइल किया है, क्या रीजन है केस फाइल करने की। सब चीजें जो ए ने प्लेंट लगाई है ना, कोर्ट क्या करेगा, वो प्लेंट की कॉपी बी को भेज देगा कि देखो भाई ये इल्जाम आप पे लगाए गए हैं, इस तारीख को आप आइएगा और इन सब चीजों का जवाब दीजिएगा। उसी को फर्दर जब हम आगे देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि इट इज अ प्रोसेस डायरेक्टेड टू अ प्रॉपर ऑफिसर रिक्वायरिंग हिम टू नोटिफाई द पर्सन नेम दैट एन एक्शन हैज बीन कमेंस्ड अगेंस्ट हिम in the court from where process is issued, and he is required to appear on the date named and answer the claim in such action या answer the claim in such action, which means ये जो बात मैं ऊपर कर चुका हूँ कि भाई ए ने कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट ने कॉपी जो है बी को भेजी, बी को बोला इस तारीख को आपको आना है, इस तारीख को जब आप आए तो अपनी जो भी जस्टिफिकेशन है इन चीजों से रिलेटेड जो भी आपको कहना है वो जरूर आप अपने साथ लेके आए, जिससे कि कोर्ट में भी अपनी बात रख सके। तो क्योंकि समन इशू किया है, आप जानते हैं, ये हम पढ़ेंगे भी नीचे कि ये एक ऐसा तरीका है जहां पे हम डिफेंडेंट को बड़ा प्लीज तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से बुला रहे हैं, कोर्ट बड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से बुला रहा है कि भाई आप कोर्ट प्लीज आइए। एक समन इशू किया जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर दूसरा, अब जब ये दूसरा और तीसरे की बात आ जाएगी तो फिर हो सकता है वारंट इशू हो जाए, और हो सकता है नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जब आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा कि कोई अगर गिरफ्तार हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है तो बेल मिल जाती है। हमारे कोर्स में वो भी है बेल कैसे लिखनी है, पर कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पे बेल नहीं मिल सकती, दैट इज कॉल्ड एज नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो कोर्ट अगर कोर्ट को लगता है कि जो बी डिफेंडेंट है, मैंने ऊपर वर्ड यूज किया था, कंटेम्प्ट टू कोर्ट कर रहा है, कोर्ट की रेप्यूटेशन, कोर्ट का समय खराब कर रहा है, तो कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर्स दे सकता है बी को अरेस्ट करने के लिए। दूसरी चीज ये भी हो सकती है जो बहुत लोग करते हैं, कोर्ट इसके बारे में अवेयर होता है कि मान लीजिए कोर्ट ने अपना समन भेजा बी को कि इस तारीख को आना है। अब जैसे कि आप जानते हैं बी तभी आएगा जब उसको ये समन मिलेगा, तो बी क्या करता है, जो उसके घर पे पोस्ट ऑफिस से कोई आता है देने के लिए या कोई कोरियर वाला आता है, उसको 20-50-100 रुपए दे दिए और कह दिया भाई कह देना वो घर पे नहीं है, क्योंकि ये समन क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आते हैं, कोई फेंक के नहीं जा सकता, वो साइन करवा के जाएगा। भले आप करें, आपके घर में कोई अगर छोटा बच्चा है वो साइन करे, कोई भी साइन करे, मतलब रिसीविंग होनी चाहिए। और रिसीविंग किसको देगा, किसी इंसान को ही तो देगा। तो जब जब वो आता है आप बार बार उसको पैसे देते हैं कि भाई मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो जब ये वापस चिट्ठी कोर्ट में जाती है तो कोर्ट एक दो बार तो ठीक है, हो सकता है ना मिले, बट अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो कोर्ट क्या करेगा, जो भी जिसको बंदे को बुलाना है डिफेंडेंट को, अगर वो नहीं, कोर्ट को लग रहा है जानबूझ के वो रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसके घर के बाहर जो है एफिक्स कर जाएगा, जिसको अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी में चस्पा भी कहा जाता है, बाहर चिपका दिया जाएगा घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, जहां पे भी एक तरीके से ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है या जहां पे भी आप ज्यादा समय बिताते हैं। अगर ऐसा कुछ है कि जो घर पे आप रहते थे, सारी पॉसिबिलिटी समझा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ है कि जिस घर पे रहते थे वो आप खाली करके जा चुके, कोई और है, तो क्या है, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे। न्यूज़पेपर के साथ साथ कोर्ट अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगा, तो उससे मान लिया जाएगा डीम्ड कि आपको ये समन जो है, आपको मतलब डिफेंडेंट को, बी को, ये जो समन है वो मिल गया है। तो अगर इस तरीके से हम कुछ सोचें, कभी भी किसी क्लाइंट को आप एडवाइस करें, तो ये सब चीजें जरूर याद रखिएगा कि अगर हम 2 स्टेप आगे निकलना चाहते हैं तो कोर्ट हमसे 4 स्टेप आगे है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए लिखा गया है, where the court is satisfied that there is a reason to believe that defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service। जानबूझ के, कोर्ट को समझ आ गया, कोर्ट भी समझदार है भाई, कोर्ट को समझ में आ गया, जानबूझ के डिफेंडेंट जो है वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और that for any other reason the summon cannot be served in the ordinary way, the court shall order summon to be served by affixing copy in the conspicuous, यानी जहां पे भी आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं अपने घर में, उस जगह, आपके 2-3 घर है तो जिसमें भी आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उस जगह घर के बाहर ये चीज चिपका के चला जाएगा कोई भी इंसान, और ये मान लिया जाएगा, डीम्ड मान लिया जाएगा कि समन जो है डिफेंडेंट को सर्व हो गया है। तो ये इस तरीके से सब चीजें जो है वो वर्कआउट करती हैं। आई होप आपको कनेक्ट फील हो रहा होगा जो बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लेंट फाइल हुई, प्लेंट के बाद कोर्ट ने डिफेंडेंट को इन्फॉर्मेशन भेजी है, इन्फॉर्मेशन समन के थ्रू भेजी है, समन एक्सेप्ट करके आप आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो दूसरे भी तरीके हैं। अब अगर आप सही तरीका फॉलो करते हैं, जो कि हमेशा हमें करना चाहिए बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कि हमें समन आया है तो हमें कोर्ट जाना चाहिए, बिकॉज बच नहीं सकते। या तो देखिए आप विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, ऐसे कोई लोग हैं कि ठीक है आपके डुअल सिटीजनशिप, आप समझते हैं कि इंडिया के साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे डुअल सिटीजनशिप है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो आप, जब आपको ग्रीन कार्ड वहां मिल जाता है या इस तरीके की बात होती है,
एक ही कंट्री की सिटीजनशिप रख सकते हैं, या तो इंडिया की रखिए या वहां की रखिए, आप दोनों जगह के नहीं रख सकते। बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, यू कैन बी एन इंडियन सिटीजन एज वेल एज अदर कंट्री सिटीजन, ये सब हो सकता है। तो अगर इतना सब कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। पर अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए, तो बेटर यही होगा कि वो कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए और डेफिनेटली उस केस को लड़े, जो भी उसके पर्सपेक्टिव की बात है वो अपने सामने रखे, उसके बाद जुडिशरी पे विश्वास रखे कि वो उसका केस सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में इट्स अपीयरेंस ऑफ पार्टी। अब जो समन पे तारीख और दिन लिखा गया था, टाइम लिखा गया था, डिफेंडेंट उस तारीख पे कोर्ट के सामने हाजिर हो गया। ठीक है, ऑन द डे फिक्स इन द समन द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर एंड आंसर and the party shall attend the court unless the hearing is adjourned to a future date fixed by the court. If the defendant is absent, it can be ex party. अब ex party क्या है हम नीचे पढ़ेंगे, पर जनरली उन्होंने कहा था कि भाई 1 जनवरी 2020 को जो बी है उसको कोर्ट में आना है, तो ठीक है, बी चला गया कोर्ट। अब पता चला न्यू ईयर का पहला दिन है, जज साहब ही नहीं आया, ऐसा बहुत बार होता है, जज ही नहीं आया, आज वो छुट्टी पे है, उनकी तबीयत खराब है, सिक लीव है। अब आप गए थे बट वो नहीं आया, तो ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता, वापस घर आ जाओ। आप अपनी मर्जी से पीछे नहीं हट सकते। अगर किसी वजह से जज नहीं आया या कोई और रीजन की वजह से कार्रवाई उस दिन आगे नहीं बढ़ पाई, व्हाटएवर द रीजन में भी, तो वो एक अलग बात होगी। मान लीजिए बोला था 1 जनवरी को और बाद में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई उस दिन, तो अलग बात है, फिर नेक्स्ट हियरिंग दी जाएगी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट आपको बुलाया था, आप नहीं गए, तो फिर एक्स पार्टी यहाँ पे पास हो सकता है। एक बार में एक्स पार्टी जनरली पास नहीं होता, इसमें 2 या 3 बार होता है तो एक्स पार्टी पास। और जितनी ज्यादा हियरिंग में आप नहीं जाएंगे उतना केस डिफेंडेंट के लिए वीक होता जाएगा और प्लेंटिफ के लिए स्ट्रॉन्ग। एडजर्नमेंट जो है, एडजर्नमेंट ऊपर हम बात करके आए हैं, मतलब तारीख पे तारीख है यहाँ पे। Courts have the power to adjourn a case and take it upon the future date. Adjournment frequently sought by the parties contribute significantly to the delay caused in deciding the matter. तो एक तरीके से आप ऐसे कह दीजिए तो गलत नहीं होगा कि जब हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं, देखिए एक बड़ा आई डोंट नो रिलीजियस एक सब्जेक्ट मैटर है, मैं उसको यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, आई डोंट हैव एनी अदर फीलिंग अबाउट इट। तो आपने सुना होगा राम मंदिर के बारे में, अयोध्या में बहुत समय से बात चल रही है और न जाने कितने समय और बात चलेगी। मैं किसी पॉलिटिकल रेफरेंस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे एग्जाम्पल देना है और इससे रिलेटेड देना है, इसलिए मैं बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ऐसे में एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ अपनी क्लास के अंदर जो ना कि अपडेटेड हो बट रिलेवेंट भी लगे, टू द पॉइंट लगे। और जितने ज्यादा मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, अभी कोई मुझसे कह रहा था आईपीआर के पेपर, मैंने शायद आपको बताया भी था, आई डोंट नो, तो मैम उनका नाम मैं भूल गया अभी, शी वाज फ्रॉम इंदौर, शी वाज सेइंग कि सर जो आपने बताया वो तो मुझे समझ में आया, बट सबसे ज्यादा एग्जाम के ड्यूरेशन में जो मेरे दिमाग में चीज घूम रही थी वो आपके बताए हुए एग्जाम्पल से, ए है, बी है, ए है, बी है, यही बेसिस पे मैंने सारा पेपर किया है। मुझे अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि सर मेरे आईपीआर में पास हो गई हूँ, मेरे 70 मार्क्स आए हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा एग्जाम्पल जो है वो एक तरीके से मैटर करते हैं या किसी भी तरीके से हमें समझने को हेल्प कर सकते हैं। तो मैं खैर राम मंदिर की बात कर रहा था। देखिए कोर्ट में क्या होता है कि फलाना दिन आप न्यूज में देखिए, गूगल कर सकते हैं अगर थोड़ा ज्यादा देखना हो, तो जिस दिन हियरिंग होनी होती है बहुत बार कोर्ट उसको हियरिंग करता है और 5-10 मिनट के अंदर सुनवाई करके खत्म कर देता है। खत्म मतलब ये केस खत्म नहीं हो गया, कोर्ट कहता है कि ठीक है भाई जो पार्टीज हैं उनके पास अभी इतना एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो हम उसको और समय देते हैं, 3 महीने बाद दोबारा से केस होगा। तो एडजर्नमेंट मतलब जब कोर्ट जो है वो एक फ्यूचर तारीख तय करता है कि आज ये बहस खत्म नहीं हो पाई, इसको हम दोबारा से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में सुना है, वहां पे आपने सुना है एडजर्नमेंट हो जाती है, मीटिंग एडजर्न हो जाती है। फिर एडजर्नमेंट के रूल हैं कि नेक्स्ट वीक जो हो रही है मीटिंग फॉर एग्जाम्पल तो वो सेम समय पे होगी, सेम टाइम पे होगी, सुना है आपने एडजर्न। तो एडजर्नमेंट डज नॉट मार्क द क्लोजर, एडजर्नमेंट मींस फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग उस मीटिंग को रोका जाता है, बट इट डज नॉट मीन द क्लोजर ऑफ द मीटिंग और द एंड ऑफ द केस, एटलीस्ट इन इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, पॉइंट नंबर 7 की बात से। तो यहाँ पे ये लिखा है कि कोर्ट अगर बार बार एडजर्न करता रहेगा तो केस जो है वो कभी भी खत्म जल्दी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है एक्स पार्टी, आई थिंक हमने पहले भी बात करी थी। जब हम एक्स पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ए ने केस बी पे फाइल किया, कोर्ट ने बी को समन भेजा, बट फॉर एनी रीजन जो कि जेन्युइन नहीं थे, क्योंकि जेन्युइन होते तो कभी एक्स पार्टी पास नहीं होती, तो क्योंकि जेन्युइन नहीं थे तो जो बी है वो कोर्ट में नहीं आया और कोर्ट ने एक तरीके से बी को पहले एक समन भेजा, फिर दूसरा समन भेजा, फिर तीसरा भेजा। जब बी नहीं आया तो फिर कोर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो कब तक बी की वेट करते, क्योंकि फिर ये तो एक विलफुल, देखिए एक होता है
डेलिब्रेट ऑफेंस, डेलिब्रेट आप समझते हैं जानबूझ के, तो ये तो उस तरीके का हो गया, क्योंकि एक बार आप मिस कर सकते हैं, वो भी कोर्ट का नोटिस जो हमें मिस एक बार भी नहीं करना चाहिए, शायद 2 बार कर सकते हैं, बट अगर बार बार वैसे ही करेंगे तो इंडियन एंड ऑफ द डे ये एक मैसेज कोर्ट को जा रहा है कि आप उस चीज के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उन चीजों के लिए बिल्कुल भी एक तरीके से बॉदर्ड नहीं है। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है इतने सारे रिमाइंडर्स समन इशू करने के बाद कि आप नहीं आ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कोर्ट है वो आपके अगेंस्ट यानी बी के अगेंस्ट जो है एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, आइए देखते हैं। A decree against the defendant without hearing him in his absence, in absence of the defense, can be passed under the following circumstances: where any party from whom a written statement is required fails to, अब written statement क्या है ये अभी मैं समझाता हूँ, fails to present the same within the time permitted, where the defendant has not filed a pleading। तो देखिए, आप याद होगा मैंने कुछ पहले कहा भी था, हम प्लीडिंग में सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये यहाँ पे दिए हुए हैं, इस चैप्टर का पार्ट है, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा जब प्लीडिंग में हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे, बिकॉज वहां पे कुछ नया नहीं लगेगा हमें। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्स पार्टी की जो हम बात करते हैं वो तो आपको समझ में आ गया। एक्स पार्टी पास क्यों होगी, ये इसका रीजन है कि मान लीजिए ए ने बी पे केस फाइल किया, और ए ने बी पे जब केस फाइल किया तो ए ने प्लेंट फाइल करी और बी पे केस फाइल कर दिया, कोर्ट ने बी को समन इशू कर दिया कि आपको इस तारीख को आना है। अब जब बी आएगा तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, वो भी क्यों मान ले कि भाई वो गलत है। जनरली इंसान की टेंडेंसी है कि जब तक कुछ अलग से ना हो जाए वो नहीं मानता कि वो गलत है, वो अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश करता है, जो कि सही भी है। अगर वो सही है तो उसे लड़ना चाहिए। तो जो बी है यहाँ पे वो क्या करेगा, जब उस पर केस फाइल हुआ, एलिगेशन लगे, अगर बी को लगता है कि ये एलिगेशन गलत है तो बी क्या करेगा, अपना पक्ष रखेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, और जो पॉइंट ऑफ व्यू बी रख रहा है, जैसे कि जो ए केस फाइल कर रहा था और जो लिख रहा था उस डॉक्यूमेंट को हम प्लेंट कह रहे थे, इसी तरीके से जो बी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के जवाब दे रहा है ए की एलिगेशंस का, उसको हम कह रहे हैं रिटन स्टेटमेंट। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ? प्लेंटिव जो डॉक्यूमेंट फाइल करके केस स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेंट। जिस डॉक्यूमेंट का यूज करके जो बी है, डिफेंडेंट है, वो जवाब देता है प्लेंटिव की प्लेंट का, दैट इज कॉल्ड एज रिटन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कहा गया कि एक्स पार्टी तब पास होगी जब बी को बुलाया गया, वो नहीं आया, या अगर वो आए तो उन्होंने अपनी जो रिटन स्टेटमेंट थी, जो एक तरीके से अपने जवाब थे, वो नहीं लेके आए, सिर्फ वो कोर्ट आ गए। आने से क्या होगा, बी को इल्जाम अगर उस पर कोई लगा है, या तो वो बी जो है वो ये बात मान जाएगी जो इल्जाम लगे हैं वो ठीक है, या फिर ये प्रूव करेगी जो एग्जाम लगे हैं वो गलत है। कुछ तो कहे, सिर्फ कोर्ट में आने से एक आध बार हियरिंग आप समय एक्सटेंडेड मांग सकते हैं, बट बार बार अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो कोर्ट को मजबूरन यही मानना पड़ेगा कि बी के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये चीज जो है वो एक्स पार्टी को गवर्न करती है। उसके बाद लिख रखा है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्रोसीडिंग्स, उस तौर पे लिखा हुआ है द पीरियड इन्वॉल्व बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द डिस्पोजल ऑफ लिटिगेशन इज लॉन्ग, द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट में समटाइम बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पोजीशन as it prevailed on the date of litigation. One of the most common introductory injunction is relief is called as the injunction. Injunction और कुछ नहीं है, स्टे ऑर्डर्स है, जो हमने ऊपर भी बात करी थी कि कोर्ट को लगता है कि भाई अगर हमने अभी कुछ नहीं रोका पार्टीज को, कोई फिलहाल के लिए अगर कोई ऑर्डर नहीं दिया तो शायद इररिपेबल लॉस हो जाएगा। और आप जानते हैं इररिपेबल लॉस नाम से समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा लॉस जो कि समय के साथ, टाइम के साथ, पैसे के साथ शायद रिकवर नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट क्या कर सकता है, राइट एट द वेरी स्टार्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्लेंटिफ कह रहा है वो जेन्युइन है, तो क्या कर सकता है, डिफेंडेंट को बोल सकता है कि भाई हमने आपके अगेंस्ट यानी प्लेंटिफ के फेवर में एंड डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है वो इंजंक्शन पास कर दिया, स्टे ऑर्डर्स पास कर दिया। देखिए नीचे लिखा है रिटन स्टेटमेंट, ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बता भी देता हूँ, जो लिखा है आपको समझ में आएगा। द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड, क्या लिखा है, द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ जो फाइल करेगा डॉक्यूमेंट, उसका क्या नाम है भाई, लिख लो क्या नाम है उसका, प्लेंट, और जो डिफेंडेंट डॉक्यूमेंट फाइल करेगा उसका नाम क्या है, रिटन स्टेटमेंट, है ना। ये याद रखिएगा, आगे आपको जरूर काम आएगा अभी। So is required to file a written statement for his defense at or before the first hearing at such time as may be allowed along with a list of document relied upon। तो जो भी अपनी तरफ से कहना है, जिस तरीके से प्लेंटिफ ने अपने तरीके से जो कहना था वो प्लेंट में कहा, इस तरीके से डिफेंडेंट को जो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए कहना है वो डेफिनेटली रिटन स्टेटमेंट का सहारा लेके वो बात कर सकते हैं। फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी, लिखा एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज आफ्टर अपीयरेंस। At the first hearing of the suit, the court shall ascertain from each party or his pleader whether he admit or denied such allegation or the fact made in the plaint or written statement. Examination of the parties मतलब अब देखिए जो कानूनी कार्रवाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। ए ने अपनी बात रखी प्लेंट के अंदर, बी ने उस बात का जवाब दिया रिटन स्टेटमेंट के अंदर। अब कोर्ट के पास दोनों की बात जो है, पक्ष एंड विपक्ष, है ना,
फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बातें कोर्ट के सामने। अब कोर्ट क्या करेगा, पार्टी से एग्जामिन करेगा, उनसे पूछेगा, क्योंकि कोर्ट तभी तो समय मांगता है कि भाई ये हियरिंग आज एडजर्न करी जा रही है, अब जो है 15 दिन बाद होगी, क्योंकि कोर्ट का जज क्या करता है, उस फाइल को पूरा पढ़ता है, या जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उस फाइल को पढ़ते हैं, तभी तो कोर्ट का जजेस होते हैं वो भी बीच में क्वेश्चन पूछते हैं। जरूरी नहीं कि वकील ही एक दूसरे पे क्वेश्चन पूछें, जजेस भी पूछ सकते हैं, और इसी चीज को कहा जा रहा है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। जब एग्जामिनेशन करा जाएगा, एक तरीके से जवाब सवाल करे जाएंगे, तो इसको एग्जामिनेशन कह रहे हैं, और आपको आंसर देना है या फिर आपको मान लेना है कि आप झूठ बोल रहे हैं। Production of document, the parties, the pleader shall produce at before the settlement of the issue all documentary evidence of every description in their possession of power on which they rely or intend to rely and which has not been filed in the court or order to be produced. तो एक तरीके से यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 12 में जो बात कर रहे हैं, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट एविडेंस, बिकॉज इससे पहले सिर्फ हिंदी में एक टर्म होता है जबानी जमा खर्च करना। जबानी जमा खर्च करना मतलब क्या, सिर्फ बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना बिना किसी बेसिस के, बिना किसी लॉजिक के। तो अभी तक तो देखिए जो आपने प्लेंट में लिखा, प्लेंटिफ होने के नाते, या एक तरीके से रिटन स्टेटमेंट में लिखा डिफेंडेंट होने के नाते, वो आपने लिख दिया, पर आपने जो अब लिखा है उसमें कुछ तो ऐसी चीजें होंगी ना जिसको आपको प्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ए कह रहा है मैंने बी को पैसे दिए थे, बी ने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, तो ए ने बी को पैसे दिए थे, क्या इसका कोई एग्रीमेंट है, क्या इसका कोई साइन डॉक्यूमेंट है, क्या इसका कोई चेक है जो बी ने ए को दिया था, क्या ए ने बी से पैसे मांगने की डिमांड करी, क्या फिर बी ने पैसे देने से मना किया, कुछ तो इन लाइंस पे होना चाहिए ना, कोई ना कोई ईमेल हो, भले अग्रीमेंट ना हो, कोई ना कोई ईमेल हो या उस रिलेटेड कोई बात हो, तभी तो उन चीजों को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और तभी तो आपका केस जो है वो वीक या स्ट्रांग होगा, इसका फैसला किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब जिन चीजों पे आप रिलाय करते हैं, जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कोर्ट तक पहुंचे हैं जस्टिस के लिए, वो चीजें क्या हैं ये आप यहाँ पे बताएंगे। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में लिखा था कोर्ट शैल एट द फर्स्ट हियरिंग आफ्टर रीडिंग द प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट ascertain अपॉन व्हाट मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ द फैक्ट और लॉस पार्टीज आर एट वेरिएंस, मतलब किन चीजों को लेके डिस्प्यूट है, क्योंकि अभी तक तो पार्टीज इल्जाम लगा रही थी, बट अब इल्जाम के साथ साथ उन्होंने एक रिटन डॉक्यूमेंट भी फाइल कर दिया। प्लेंटिफ ने जो रिटन डॉक्यूमेंट फाइल किया उसका नाम उन्होंने उसको प्लेंट दे दिया, डिफेंडेंट ने जो फाइल किया उसका नाम उन्होंने उनको रिटन स्टेटमेंट दे दिया। अब कोर्ट ने दोनों की चीजें पढ़ी और ये अब पता करा कि दोनों के जो कौन से पॉइंट है जिसको लेके एक्चुअल डिस्प्यूट है, क्योंकि जो मैंने कुछ देर पहले भी बताया था जब इसको मैं स्टार्ट कर रहा था कि बहुत बार आप एक दूसरे पे ए जो है वो बी पे इल्जाम लगा देगा, बट जब प्रूव करने की बात आएगी तो ये प्रूव नहीं कर पाएगा। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज यानी इशू, मुद्दा या टॉपिक वही होंगे जिनके रिलेटेड एविडेंस आपके पास अवेलेबल है। अगर सिर्फ आप इल्जाम लगा रहे हैं, डोंट हैव एनी एविडेंस एट ऑल, तो ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे यही बात लिखिए कि where the parties are at issue at some question of law or fact and the issue have been framed by the court therein, if the court is satisfied, यहाँ पे लिखा है if the court is satisfied that no further argument or evidence in what the parties can at once abdicate is required upon such of the issues as may be sufficient for the decision of the suit and no injustice will result from the proceeding within such suit, the court may proceed to determine such issue and the finding thereon is sufficient for the decision may pronounce the judgment accordingly. तो इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखिए ये जो पैराग्राफ है ना, मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे बताना भी चाहूंगा। आई डोंट नो आपने कभी देखा है कि नहीं, बट मैं उन फैकल्टीज में से हूँ कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो इससे पहले अराइज हो मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ। बहुत बार आपको लगेगा कि ये जो सर कंटेंट कह रहे हैं मोर और लेस मॉड्यूल जैसा ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉड्यूल जैसा ही है, बट ये आप मानेंगे कि मॉड्यूल नहीं है। इसके अंदर जो इररिलेवेंट चीजें हैं उनको हटा दिया गया है। मॉड्यूल क्या लैंग्वेज में बात करता है, ये जो सेकंड पैराग्राफ मैंने अभी अभी पढ़ा ना, ये मॉड्यूल है, क्योंकि मॉड्यूल क्या बात करता है, छोटी सी बात जो है उसको बड़ा एक्सेजरेट करके करेगा, जो कि स्टूडेंट को जब लिखना होगा तो वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बात वो याद ही नहीं रख सकता। सेंटेंस को याद करने का तो यहाँ पे कोई आई थिंक कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। तो सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताता जाता हूँ, जैसे कि ऊपर भी बताता आया हूँ, तो लिखते जाइए जहां जहां आपको डाउट लगे। जो पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा, मैंने बताया कि यहाँ पे इश्यूज हमने फ्रेम कर लिए, इसके बारे में बहस हुई, एक तरीके से आर्ग्यूमेंट हुआ, और कोर्ट ने जो भी चीजें देखी, चाहे फॉर के यानी प्लेंटिफ के जो आर्ग्यूमेंट से या फिर डिफेंडेंट के जो आर्ग्यूमेंट से, उसके बेसिस पे कोर्ट ने फाइनली जो डिसाइड किया, अपनी जो जजमेंट ली है, वो एक तरीके से यहाँ पे लिखी जाएगी। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का मतलब ये है कि एक्चुअल डिस्प्यूट है क्या, किन चीजों को लेके डिस्प्यूट है। हो सकता है पार्टी जिनको डिस्प्यूट मान रही हो वो डिस्प्यूट है ही नहीं, क्योंकि उनके पास उस चीज से रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं है, या जो भी बात वो कह रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए उनके पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। आप जानते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर केस फाइल करते हैं, यू हैव टू हैव अ लीगल बैकग्राउंड, इन द सेंस आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए।
ये ठीक है कि अलग अलग आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे ओरल एविडेंस होते हैं, वहाँ पे रिटन एविडेंस होते हैं, वहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, कुछ तो होना आपके पास चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो फिर आपके जो इश्यूज हैं वो सही से फ्रेम नहीं हो पाएंगे, और जो इश्यूज फ्रेम होंगे याद रखिए उसी पे ही बहस होगी, उसी पे ही कोर्ट अपना जजमेंट देगा, उसी के बेसिस पे कोर्ट अपना डिसीजन देगा। Summoning and attendance of the witness लिखा है on the day appointed by the court and not later than 15 days after the date on which the issue was settled. Party shall present in a court a list of the witness upon whom they propose to call either or to give evidence or to produce the document. अभी तक तो पार्टीज लड़ रही थी, ए एंड बी लड़ रहे थे। अब क्या है कि ए ने बोला कि भाई जो ये हुआ है, ऑफेंस हुआ है, मैंने ए ने बी को बोला अगर मुझे कोई सिचुएशन लेनी है समझाने के लिए मैं ये ले सकता हूँ सिचुएशन कि ए ने बोला कि भाई मैंने बी को पैसे दिए थे, और जब मैंने बी को पैसे दिए उस समय सी जो है वो सामने खड़ा था, और जो सी है उसको बुलाने के लिए कोर्ट से परमिशन मांग रहा है ए। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये एक तरीके से विटनेस होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ पे ए ने बी को पैसे दिए हैं और इस पैसे देने का कोई अग्रीमेंट नहीं है, बट ए कह रहा है कि एक इंडिविजुअल है जो सी है, जो एक न्यूट्रल पार्टी है, उसने देखा था कि मैंने ए होने के नाते बी को 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए दिए थे। तो अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ए है वो ये कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर इस बारे में जो मैंने यहाँ पे बी पे एलिगेशन लगाए हैं पैसे देने के लिए, एक इंडिविजुअल है जिसने ये ट्रांजेक्शन होती हुई पूरी देखी थी, तो कोर्ट से ए कह रहा है कि सर आप प्लीज परमिट करिए, प्लीज अलाउ करिए, जिससे कि विटनेस जो है जो सी है जिसने देखा है कि मैंने यानी ए होने के नाते बी को पैसे दिए, मैं उसको बुला सकूं। अगर कोर्ट हाँ कहता है तो कोर्ट एक तरीके से यहाँ से एक लेटर लिख के भेजेगा उस विटनेस को कि इस केस में इस तारीख को आपको इतने बजे हाजिर होना है, आपने जो भी फैक्ट है जो भी आपने लिखा है उस चीजों को ध्यान में रखते हुए। और आप जानते हैं कि जो भी विटनेस बॉक्स में आता है वो कसम खाता है ना कि मैं गीता की कसम खाता हूँ कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ होता है ना वो सब कुछ। तो वो ये सब बताया जाएगा आपको कि भाई ये सब प्रोसीजर के तौर पे आपको बुलाया जा रहा है और आपकी गवाही होनी है, आपको विटनेस के तौर पे उस दिन कोर्ट में प्रेजेंट होना है। अब बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होंगी, एफिडेविट हमारे कोर्ट्स में लिखने को मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा, बट बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आप डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रूव नहीं कर सकते। तो कोर्ट क्या कहेगा, ठीक है, अगर कोर्ट ऐसा कह रहा है कि ठीक है भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए इसको लिख के दीजिए मुझे। मतलब जैसे लिखते हैं ना, बहुत बार एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि जैसे बैंक में आपने देखा होगा एप्लीकेशन लिखते हैं कि भाई मेरी पासबुक खो गई है, या अगर पासपोर्ट आपका खो जाता है, एक पासबुक है जो बैंक की है, एक पासपोर्ट है जो आपको पता है वो आपका खो जाता है, तो बहुत बार एफिडेविट है, किसी को नाम चेंज कराना है तो एफिडेविट है। तो एफिडेविट एक बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जहां पे एक डिक्लेरेशन आप देते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूं इन पॉइंट्स में जो मैंने लिखा है वो सारा का सारा सही है, करेक्ट है, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और ये भी आप उसमें लिखेंगे कि कल किसी भी तरीके से जो भी बात एफिडेविट में लिखी जा रही है उसमें कुछ भी गलत पाई जाती है तो मैं उसके लिए 100% होली सोली रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो एक तरीके की डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन कहा जाता है इसको। जो एफिडेविट बनाता है उस पार्टी का नाम डेपोनेंट होता है। तो ये भी कोर्ट आपसे मांग सकता है, जरूरी नहीं है, बट कोर्ट अगर कहेगा तो आपको एफिडेविट देना पड़ सकता है। अगर कोर्ट में एट एनी टाइम फॉर द सफिशिएंट रीजन ऑर्डर दैट अ पर्टिकुलर फैक्ट बी प्रोवाइडेड या अप्रूव्ड बाय एफिडेविट of any witness may be made at hearing or such condition as the court think reasonable। तो ये एफिडेविट के बारे में था कि कोर्ट को जहां पे लगेगा, चाहे आपसे चाहे विटनेस से, वो एविडेंस की डिमांड या एफिडेविट की डिमांड कर सकता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट, अब इतनी सारी बात हो गई क्योंकि आप देखिए कि जब हम ऊपर आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे थे फ्रेमिंग में, उस समय किन मुद्दों पे बहस होनी है ये डिसाइड किया जा रहा था, किन बातों पे डिबेट होनी है ये बात करी जा रही है। अब डिबेट एक तरीके से फाइनल मतलब सारी बात हो गई, अलग अलग हियरिंग्स हो गई, जो लोग फॉर में थे, अगेंस्ट में थे, विटनेस से, सबकी बात सुन ली। अब कोर्ट आखिरी दिन जिस दिन हियरिंग है कि आज इस चीज का फैसला आना है, तो अब कहेगा कि भाई कोर्ट ये कह देगा कि फलाना, लेट्स से आज अगर 1 तारीख है 1 जनवरी, तो कोर्ट कह सकता है भाई 30 जनवरी को आखिरी तारीख है इस केस की, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। अगर कोई भी पार्टी कुछ और चीजें ऐड करना चाहती है तो 30 तारीख तक एविडेंस लेके आ जाए, उसके बाद ये केस जो होगा वो डिसाइड कर दिया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज द फाइनल आर्ग्यूमेंट, बिकॉज इसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। जो कहना है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट से पहले कहना होगा, क्योंकि इस फाइनल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे, इसी के बाद अब देखिए लिखा भी है साफ साफ जजमेंट, क्योंकि इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन जीत गया, कौन हार गया, किसके फेवर में केस गया और किसके अगेंस्ट में गया। Once a document has been exhibited in the court and the witness of the both side examined and cross-examined, the stage is set for the final argument।
और दोनों की बात सुनने के बाद जस्ट जो चीज जज ऑनरेबल जज प्रोनाउंस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द जजमेंट. देखिए जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑन विच डिक्री इज पास. The court, after the case has been heard, shall pronounce judgment in the open court either 1 month of the completion of the argument. जो बात यहाँ पे लिखी है कि कोर्ट जो है वो ओपन कोर्ट मतलब बहुत बार होता है ना क्लोज कोर्ट्स में. क्लोज मतलब जहाँ मीडिया अलाउड नहीं होती, जहाँ पे किसी भी तरीके से बाकी लोग अलाउड नहीं होते, लिमिटेड लोग अलाउड होते हैं. कहा जा रहा है ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है. कोई ऐसे केस जो ज्यादा सेंसिटिव नेचर के हैं तो एक अलग बात है, बट अदर देन दैट ओपन हियरिंग करी जाएगी. कोर्ट साफ साफ लफ्जों में जो जज है वर्ड्स में अपना डिसीजन एक्सप्रेस करेंगे और कह देंगे कि जो डिटेल कॉपी है वो कुछ ही समय में आपको मिल जाएगी. कुछ ही समय का मतलब यहाँ पे 1 महीना भी हो सकता है 2 महीने पे, डिपेंड करेगा किस चीज को कोर्ट यहाँ पे ट्राई कर रहा है और जिस एक्ट को ट्राई कर रहा है उसके अंदर जो प्रोविजंस लिखे हैं वो क्या है. और जब कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा तो आई थिंक अब कुछ बचता नहीं है, उसको एग्जीक्यूशन की बारी आ जाए. एग्जीक्यूशन मतलब कोर्ट ने तो बोल दिया, कोर्ट का काम अगर आपको याद हो हमने जब इसको स्टार्ट किया था तो हमने ये बात करी थी कि अलग अलग तरीके से चीजों को लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है. उसी तरीके से कोर्ट ये बोल देगा कि लॉ के बेसिस पे ये चीज होनी चाहिए. अब पुलिस की अथॉरिटी बनती है या जो कंसर्न एक्ट है उसके बेसिस पे जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कोर्ट ने कहा है उस चीज को वो करे. जैसे कि आप देखिए कि जब हम बात करते हैं कि कोई भी कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो कोर्ट ने तो बोल दिया. अब कोर्ट में ये कह दिया कि ये प्रूव हो गया कि भाई ये चीज सही है ये चीज गलत है. अब पुलिस के ऊपर ये बात आ जाती है कि जो कोर्ट का ऑर्डर था वो पुलिस इंप्लीमेंट कराए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन काम कराना तो एक तरीके से पुलिस का है ना. जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है वो काम कोर्ट का तब होता है जब एक तरीके से कोई डिस्प्यूट आ जाता है, बट उसके बाद जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है. जनरली हर एक तरीके से स्टेट के अंदर रहती है पुलिस, यूनियन टेरिटरी एक अलग बात है, बट स्टेट के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है पुलिस के ऊपर. तो उस तौर पे कहा जा सकता है कि जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया उसका एग्जीक्यूशन कराने की तैयारी अब करी जाए. तो ये लिखा है आफ्टर डिक्री इज पास्ड द प्रोसीजर फॉर द एग्जीक्यूशन व्हिच इन्वॉल्व्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन of the order of the court through process starts the entire process of the execution. तो जो भी कोर्ट ने कह दिया अब वो फाइनल हो गया. अब अपील होगी, जब होगी तब होगी, जो डिसीजन आएगा वो बाद में आएगा, बट फिलहाल जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी करी जाएगी. सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी. इसी के बाद आप देखिए सिविल कोर्ट्स के बारे में बात है, एपेलेट ट्राइब्यूनल रिव्यू रिविजन, और जो काफी अच्छी चीज है जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से आपके लिए इकट्ठा करी है. यहाँ पे डिफरेंसेस बुक में इतना क्लियरली नहीं दे रखा, मैंने अपील रिव्यू हर चीज के बीच में डिफरेंसेस लिख दिए हैं. ना ही डिफरेंसेस लिखे हैं सिर्फ इन जनरल, बट डिफरेंसेस के साथ साथ मैंने ये भी समझाया है कि दो आपस में जो चीजें हैं वो कौन से सेक्शन कौन से प्रोविजन के बेसिस पे अलग है. तो मुझे लगता है एग्जामिनेशन में बहुत बार आती हैं और अगर इस बार आएंगी जब आप ये देख रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. So I think it's now time to say thank you so much for listening to me and उम्मीद करता हूँ जो बात मैंने आपसे आज करी है ये आपको समझ पे आई होगी. More than likely, I'm not sure, but more than likely in the next video, which will be the part number 3, we're gonna complete the chapter number 1 और इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे. The chapter number 2 talks about the secretarial practice, जो कि कंपनी सेक्रेटरीशिप से बहुत मिलता जुलता है. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है, बहुत डिटेल में भले नहीं बट जितना रिक्वायर्ड है यहाँ पे उन सब चीजों के बारे में बात करता है. तो उम्मीद करता हूँ वो सब चीजें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशन व्हाटसोएवर, please let me know. I'll be more than happy to help you out with that. Thank you so much for your time today and I shall see you very soon. Thank you.